गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। ठीक है, चलो बेटा बताओ क्या था ये हमारा ऑब्जेक्ट, बराबर है। हम लोगों ने सरफेस, हॉरिजॉन्टल सरफेस के साथ क्या किया, इंक्लाइंड मैनर में क्या किया, ऑब्जेक्ट को प्रोजेक्ट किया विद द इनिशियल वेलोसिटी u, बराबर है। इसके कंपोनेंट कितने बनाए थे हम लोगों ने, दो कंपोनेंट, ये था हमारा दैट इज ux, ये क्या था हमारा uy, बराबर है। ux के हिसाब से हम लोगों ने ux की वैल्यू बनाई, थीटा का एडिशन u cos ऑफ थीटा, ये बना था u sin ऑफ थीटा, बराबर। तो ऑब्जेक्ट हमारा क्या किया था बोलो, इस तरह से प्रोजेक्टाइल मोशन परफॉर्म किया था। ये थी हमारी उसकी ट्रेजेक्टरी, क्या थी ये इसकी ट्रेजेक्टरी विद द इनिशियल वेलोसिटी u, बराबर। तो उसका हॉरिजॉन्टल रेंज था बेटा ये हमारा कौन r, ये क्या था उसकी मैक्सिमम हाइट क्या होगी ये h, कैपिटल H, बराबर है। और क्या निकाला था हम लोगों ने, टाइम ऑफ फ्लाइट, तो ये था हमारा टाइम ऑफ एसेंट, और पूरा जो टाइम लगा उसको टाइम ऑफ फ्लाइट बोला करते थे, बराबर है। और इसका हम लोगों ने फॉर्मुलेशंस बनाए थे। पहले तो बताइए किसकी हम लोगों ने इक्वेशन बनाई थी, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी। इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी क्या था बोलो, y इज इक्वल टू, हाँ दैट इज x tan ऑफ थीटा माइनस दैट इज g सॉरी दैट इज g सॉरी cos स्क्वायर थीटा, बराबर है। उसके बाद हम लोगों ने टाइम ऑफ फ्लाइट के बारे में देखा, टाइम ऑफ फ्लाइट बना था दैट इज ट्वाइस u बाय g, बराबर है। उसके बाद हम लोगों ने बना था कैपिटल H का फॉर्मूला दैट इज, हाँ u स्क्वायर साइन टू थीटा बाय g, वेरी गुड। और रेंज का फॉर्मूला बना था कौन सा, सॉरी उल्टा लिखे क्या अपन ने, हाँ बोलो, r का फॉर्मूला क्या था, पहले रेंज का लिख लेंगे दैट इज u स्क्वायर साइन टू थीटा बाय g, और हाइट का फॉर्मूला बना था u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय ट्वाइस g, बराबर है। तो ये हमारे फॉर्मुलेशंस बने थे। और इसके ऊपर अभी हम लोगों को देखना है कुछ चीजें, तो हम लोग पहले स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है बेटा दैट इज नोन एज इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। क्या देखेंगे हम लोग, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। अब ये इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या चीज है, इसको हम लोग ब्रीफली डिस्कस करेंगे। सो व्हेनेवर अगर हम लोग कोई पार्टिकल को प्रोजेक्ट किए विद इंक्लाइंड मैनर में इस तरह से बेटा, ठीक है। तो अब देखो इस लेक्चर में हम लोग क्या सीखने वाले, इस लेक्चर में हम लोग बेसिकली प्रोजेक्टाइल मोशन के 3 पार्ट्स बनाएंगे। तो पहले पार्ट में हम लोग सीखेंगे कौन सा, व्हेनेवर द पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड विद मेकिंग सर्टेन एंगल विद द हॉरिजॉन्टल, तो इस प्रोजेक्टाइल मोशन को हम लोग बोलेंगे ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल मोशन। कौन सा मोशन, ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल मोशन। सेकंड हम लोग देखेंगे इसका सेकंड टाइम जिसका नाम है हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन, जिसमें हम लोग पार्टिकल को किसी भी पर्टिकुलर हाइट से लेके प्रोजेक्ट करेंगे। सो अल्टीमेटली क्या होगा, किसी हाइट से प्रोजेक्टाइल मोशन परफॉर्म करते हुए, ट्रैजेक्टरी बनाते हुए वापस नीचे ग्राउंड पे आएगा। और थर्ड वाला जो केस है ये भी इंपॉर्टेंट है, जहां पे हम लोग पढ़ेंगे किसी भी ऑब्जेक्ट को हम लोग प्रोजेक्ट करेंगे लेकिन हमारा ग्राउंड सरफेस जो रहेगा वो इंक्लाइंड होगा। इसका मतलब दैट प्रोजेक्टाइल मोशन ऑन एन इंक्लाइंड सरफेस। आप सीखेंगे इंक्लाइंड सरफेस पे। इसका मतलब ये कि पूरा प्रोजेक्टाइल मोशन ये जो हम लोग पढ़ रहे हैं, ये कौन सा प्रोजेक्टाइल मोशन का कंसेप्ट है, ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल मोशन, जो बिल्कुल जनरल केस है। और इस केसेस में हम लोग फॉर्मुलेशन देखेंगे यहां पे कैसे बनाए जाते हैं। तो पूरे लेक्चर में हम लोग क्या देखेंगे, हम लोग देखेंगे ओनली एंड ओनली फंडामेंटल्स। वी आर फोकसिंग ओनली एंड ओनली फंडामेंटल्स। फंडामेंटल्स मतलब इसके फॉर्मुलेशन में किस तरह से वेरिएशन आएगा। और अगर आप नीट के एग्जाम ले लो, जेई को छोड़ो, जेई में अलग तरह के क्वेश्चंस आते हैं, लेकिन नीट को अगर आप लोग देखते हो तो नीट में डायरेक्ट क्वेश्चन यहां पे आते हैं, डायरेक्ट फॉर्मुलेशंस के ऊपर क्वेश्चंस आएंगे। हो सकता है किसी में आपको दिया रहे कंडीशन डायरेक्टली वो आपको ऑप्शन दिखे जो इसका फॉर्मूला है। जैसे कि एग्जांपल मैंने बोला कि नीचे दिए गए हुए कौन से ऑप्शन में से इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी होगा, तो जनरली हम लोग इस इक्वेशन को याद करेंगे, लेकिन इस इक्वेशन में थोड़ा सा मैंने चेंज किया, लेकिन उसका जनरल मीनिंग तो यही होता है, बराबर है। तो इस तरह के आपको डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं और इसी के ऊपर हम लोग पूरा फंडामेंटल के ऊपर आज का लेक्चर होगा। मतलब कोई भी न्यूमेरिकल्स हम लोग डिस्कस नहीं करेंगे, ओनली एंड ओनली क्या देखेंगे, फंडामेंटल्स। और उस क्वेश्चंस में, उस इक्वेशन में किस तरह से वेरिएशन आएगा वही देखेंगे। तो फर्स्ट हमारा क्या है बोलो, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। सो ये इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी में जब भी पार्टिकल क्या करेगा, प्रोजेक्टाइल परफॉर्म करेगा इस तरह से बेटा, तो मान के चलो कि ये पार्टिकल जैसे जैसे ऊपर जा रहा, हम लोगों ने क्या देखा कि उस पार्टिकल की कौन सी वेलोसिटी हमेशा कांस्टेंट होती है, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी हमेशा कैसे होती है, कांस्टेंट होती है। ये कभी चेंज होगी क्या, नहीं होगी। सिर्फ कौन सा चेंज होते रहेगा, हमारा वर्टिकल कंपोनेंट चेंज होते रहेगा। यहां पे हमारा वर्टिकल कंपोनेंट क्या बना, 0, और बाद में ये वर्टिकल कंपोनेंट धीरे धीरे नीचे के डायरेक्शन पे बढ़ते हुए नजर आएगा, बराबर है। तो यहां पे कौन सी चीज हमारी चेंज हो रही है, वर्टिकल कंपोनेंट चेंज हो रही है।
तो अगर मान के चलो कोई भी एक पोजीशन पकड़िए, ये वाली पोजीशन, इस वाले पोजीशन पे ये कौन है हमारा ux और ये कौन है हमारा बेटा uy, बराबर है। तो इन दोनों का रिजल्टेंट ये क्या रहा, उस पोजीशन पे ये एंगल है मान के चलो, दैट इज एंगल थीटा, क्या मानेंगे थीटा मान के चलो। तो ये एंगल क्या बना, ये जो आपको बना है यही आपका क्या रहेगा रिजल्टेंट वेलोसिटी। और ये रिजल्टेंट वेलोसिटी की क्या चेंज हो रही है, डायरेक्शन क्या चेंज हो रही है। तो अगर मैं इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के बारे में बात करूं तो ये इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी ये ux कैप, ux i कैप प्लस uy j कैप से बनी है। क्या इस बात को मान रहे हो, बराबर है। यहां पे मुझे बताइए इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी में ux i कैप प्लस uy j कैप, ये बना आपके कौन सी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। अगर इसके मैग्नीट्यूड के बारे में बात करेंगे, दैट इज मैग्नीट्यूड ऑफ इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, तो ये क्या बनेगी अंडर रूट ऑफ, बोलो बेटा ux स्क्वायर प्लस uy स्क्वायर, ये बनेगा। अब बताइए यहां पे ux स्क्वायर की वैल्यू कितनी होगी, ux स्क्वायर की वैल्यू बनेगी u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, और uy की वैल्यू क्या ऐसे लिख सकते हैं हम लोग u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, तो नहीं, क्योंकि आपको पता है बेटा कि uy की वैल्यू जो बेसिकली यहां पे दिखाई दे रही है, uy की वैल्यू ये आपकी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के अकॉर्डिंग चेंज हो रही है, बराबर है। तो यहां पे जो दिखाई दे रहा था, यहां पे uy की वैल्यू ये जो थी ये uy अलग है और ये uy अलग दिख रही है, क्योंकि यहां की uy जो वैल्यू आपको दिख रही है ये इनिशियल वैल्यू है और ये क्या है इंस्टेंटेनियस वैल्यू है। ये बात समझ में आई, नहीं समझे। व्हेनेवर पार्टिकल आपने प्रोजेक्ट किया उस समय आपकी पार्टिकल के पास इनिशियल वेलोसिटी वर्टिकल में कितनी थी, uy इनिशियल, ये कौन सी थी हमारी uy इनिशियल, और ये क्या है हमारी uy फाइनल इस केस में, क्योंकि uy की वैल्यू हमेशा क्या हो रही है, चेंज हो रही है विथ रिस्पेक्ट टू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ये बात समझ में आई। हाँ, ये बात अलग है कि जहां पे हॉरिजॉन्टल मैनर की वेलोसिटी थी u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा जो मैंने लिखी, दैट इज ux, ये हमेशा कैसी होती है कांस्टेंट, जो मैंने पहले ही बात की, बराबर है। तो अगर मैं इसमें लिखता हूं दैट इज, इस केस में ये अगर फाइनल वेलोसिटी बनती है तो दैट इज फाइनल वेलोसिटी इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी प्लस v इज इक्वल टू u प्लस क्या लिखते हैं हम लोग at। अगर हम लोग ग्रेविटी के अकॉर्डिंग लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, ऊपर जा रहा ऑब्जेक्ट दैट इज माइनस gt, बराबर है, बहुत बढ़िया। तो बताइए इनिशियल वेलोसिटी वर्टिकल केस में क्या थी, दैट इज u साइन ऑफ थीटा था, क्या था u साइन ऑफ थीटा। ये बात समझ में आई। आप लगे तो यहां पे अल्फा करके लिख सकते हो, ये वाले एंगल मान के चलो इसको हम लोग क्या लिखेंगे अल्फा, क्योंकि ये वैल्यू चेंज होते रहेगी, ठीक है। u साइन थीटा माइनस क्या लिखोगे बेटा, gt लिखोगे, क्या लिखोगे gt। ये समझ में आई बात। तो ये बना वर्टिकल का कंसेप्ट और इसका क्या करना पड़ेगा होल स्क्वायर। तो ये बना उसका क्या इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का क्या उसका मैग्नीट्यूड बना है। ये बात समझ में आई। तो इसका अगर मैं मैग्नीट्यूड सॉल्व करता हूं तो मैग्नीट्यूड सॉल्व करने के बाद बोलो u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ये क्या बनेगा, बोलो a माइनस बी होल स्क्वायर, उसके अकॉर्डिंग क्या बनेगा u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, बोलो तो क्या बनेगा माइनस ट्वाइस gt u साइन थीटा, बराबर है, और क्या बचेगा प्लस जी स्क्वायर टी स्क्वायर। तो अल्टीमेटली यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा को अगर इसमें से यू स्क्वायर निकाल दिया जाए तो बचेगा कौन सा अंदर, साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। नहीं समझे, सॉल्व करके देखें। देखो यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा दैट इज ए स्क्वायर माइनस ट्वाइस यू साइन थीटा इंटू जी टी प्लस बोलो दैट इज जी स्क्वायर टी स्क्वायर। यह तो समझ में आया। उसमें से यहां पे देखो ये वाले टर्म को इसमें से निकलेगा कॉमन, यू स्क्वायर दैट इज इनसाइड दैट यू स्क्वायर सॉरी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बिकम्स 1। तो ये बनेगा आपका यू स्क्वायर माइनस ट्वाइस यू साइन थीटा इंटू जी टी प्लस जी स्क्वायर टी स्क्वायर, और ये बनता है आपका इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का क्या बेटा मैग्नीट्यूड, और डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जाता है। आई बात समझ में। अब देखो इसमें दैट इज यू इंस्टेंटेनियस लिखेंगे हम लोग, ये मैग्नीट्यूड बना, बात समझ में आई। अब देखिएगा इसका डायरेक्शन के बारे में अगर हम लोग बात करेंगे तो डायरेक्शन हमेशा क्या हो रही है, यू की, यू इंस्टेंटेनियस की डायरेक्शन यहां पे ऐसी है। अगर पार्टिकल यहां पे जाए तो ये हमेशा यूएक्स वाई से रहेगा, ये कौन बनेगा आपका यू वाई। अब देखो डायरेक्शन इधर बन गई, इसका मतलब डायरेक्शन का चेंज होना मतलब आपके अल्फा की वैल्यू का चेंज में आना। जैसे जैसे अल्फा चेंज हो रहा है उसके अकॉर्डिंग आपका उसका रिजल्टेंट मतलब कौन, यू इंस्टेंटेनियस की वैल्यू भी क्या हो रही है, चेंज हो रही है। अगर आपको डायरेक्शन निकालना है मतलब ही क्या निकालना है, उसका एंगल निकालना है। अगर ये एंगल 0 बनता है मतलब पार्टिकल कहां पे, हमारे प्रोजेक्टाइल के टॉप पे बैठा है, उस समय कहां पे है, टॉप पे। तो अगर मैं यहां पे अल्फा निकालने जाऊं तो यहां पे इस केस में देखिएगा ये हमारा कौन बना है यूएक्स, ये कौन बना है यूवाई, ये पार्टिकल की कौन सी वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, और एंगल कौन है अल्फा। तो यहां पे हम लोग क्या लिखेंगे, यहां पे लिखेंगे बेटा tan अल्फा
सो व्हाट इज द tan अल्फा? tan होता है अपोजिट साइड, मतलब कौन हमारा uy, और एडजेसेंट साइड मतलब कौन होगा हमारा ux। तो uy मतलब हमारा होगा उस समय की वैल्यू। तो यहां पे uy क्या मिल रहा है? ये पूरी वैल्यू कौन सी दिख रही है यहां पे? बोलो, u साइन थीटा माइनस gt डिवाइडेड बाय ux की वैल्यू क्या है? u cos ऑफ थीटा। आई बात समझ में? तो अगर आप अल्फा लेके जाओगे तो अल्फा की वैल्यू बनेगी tan इनवर्स ऑफ इन ब्रैकेट u साइन थीटा माइनस gt डिवाइडेड बाय u cos ऑफ थीटा। आई बात समझ में? तो ये आपको समझना पड़ेगा कि आप कैसे निकाल रहे हो, उसकी प्रोसेस समझिएगा तब जाके आपको फॉर्मुलेशंस कैसे बनते हैं ये हमको समझ में आएगा। ये बात समझ में आई? चलो देखते हैं नेक्स्ट प्रोसेस। ठीक है, चेंज इन वेलोसिटी एंड चेंज इन लीनियर मोमेंटम। ठीक है, चेंज इन वेलोसिटी एंड चेंज इन लीनियर मोमेंटम। अब देखिए चेंज इन वेलोसिटी और चेंज इन लीनियर मोमेंटम के बारे में। चेंज इन वेलोसिटी में जब भी पार्टिकल आपका क्या करे, इस तरह से प्रोजेक्टाइल मोशन परफॉर्म करेगा, बराबर। अब जिसमें देखिएगा सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहां पे वेलोसिटी में चेंज आना मतलब कौन से कंपोनेंट में चेंज आ रहा है? सिर्फ और सिर्फ वर्टिकल कंपोनेंट में चेंज आ रहा है, बराबर है। तो यहां पे हम लोग पोजीशन लिखेंगे ए पोजीशन, यहां पे लिखेंगे मान के चलो ओ पोजीशन, यहां पे लिखेंगे हम लोग बी पोजीशन। पोजीशन एट में यहां पे लिखता हूं, एट ए पोजीशन पे आपको वेलोसिटी कितनी दिखेगी? दैट इज वी बार। वी बार के बारे में बात करिएगा, यहां पे दिखेगा हमको कौन? यू एक्स की वैल्यू होगी यू कॉस ऑफ थीटा, ये रहेगा हमारा यू वाई मतलब यू साइन ऑफ थीटा, बराबर है। तो क्या मैं ऐसे लिखूं, इसके पास यू एक्स कैप आई कैप भी है और यू वाई जे कैप भी है। यू एक्स की वैल्यू कौन सी? यू कॉस ऑफ थीटा आई कैप, क्योंकि यहां पे मैंने बार लिखा है, प्लस यहां पे कौन है? प्लस देने के पीछे का रीजन बताइए। पार्टिकल की वेलोसिटी इनिशियल केस में कौन सी है? अपवर्ड डायरेक्शन। याद रखिएगा अगर अपवर्ड होगा तो ये पॉजिटिव साइन लेंगे, डाउनवर्ड होगा तो नेगेटिव साइन लेंगे। ये बात समझ में आई? जिसकी वजह से मैंने साइन क्या यूज किया है? प्लस। तो क्या लिखेंगे बोलो? दैट इज यू साइन ऑफ थीटा, क्या लिखेंगे? जे कैप। कौन से पोजीशन पे दिख रहा है? एट ए पोजीशन पे, बराबर। अगर मैं एट ओ पोजीशन के बारे में बात करूं तो वेलोसिटी के बारे में बात करिएगा। यहां पे कौन सी वेलोसिटी लिया मैंने? ए। ये कहां पे बात करें हम लोग? ओ पे। ओ पे हमारा यूआई कंपोनेंट कितना बनता है? 0। कितना बनता है? 0। हाँ, लेकिन यू कॉस ऑफ थीटा ये हमेशा एग्जिस्ट करेगा, जिसके वजह से हम लोग यूएक्स एक ही कंपोनेंट रहेगा, जिसके वजह से हम लोग लिखेंगे यू कॉस ऑफ थीटा आई कैप प्लस 0। यहां तक समझ में आया? बहुत बढ़िया। अब देखिएगा यहां पे एट में लिखता हूं कौन सी चीज बेटा? एट कौन सा पोजीशन? बी पोजीशन। बी पोजीशन पे अगर आप देखते हो दैट इज वेलोसिटी एट बी इज इक्वल टू क्या दिखाई दे रहा है? अगर पार्टिकल इधर जाएगा ये हमारा कौन होगा? यूएक्स होगा, जिसकी वैल्यू यू कॉस ऑफ थीटा, और ये कौन होगा? हमारा यूवाई होगा, इसकी वैल्यू कितनी होगी? यू साइन ऑफ थीटा होगी। लेकिन डायरेक्शन के अकॉर्डिंग लिखते समय मैं कैसे लिखूंगा? माइनस। तो बेटा क्या लिखना पड़ेगा बोलो? यूएक्स मतलब यू कॉस ऑफ थीटा आई कैप माइनस यू साइन ऑफ थीटा जे कैप, बराबर है। अब देखो चेंज इन वेलोसिटी इन बिटवीन, दैट इज चेंज इन वेलोसिटी दैट इज डेल्टा वी बार अबाउट ए से लेके ओ के बीच में, ए से लेके ओ के बीच में अगर आप देखते हो, इसके बीच में मतलब फाइनल वेलोसिटी कौन सी रहेगी? ये वाली, और ये वाली क्या रहेगी? इनिशियल। तो मैं क्या लिखूंगा? वी फाइनल माइनस वी इनिशियल। तो वी फाइनल देखो ओ पोजीशन पे कितना दिख रहा है? यू कॉस ऑफ थीटा आई कैप माइनस यू कॉस ऑफ थीटा आई कैप प्लस यू साइन ऑफ थीटा जे कैप। यहां पे माइनस भी लगेगा, नहीं समझे? ये क्या होगा हमारा? फाइनल वेलोसिटी लिख लो लगे तो दैट इज यू कॉस ऑफ थीटा आई कैप माइनस, हाँ बोलो, यू कॉस ऑफ थीटा आई कैप, यहां का माइनस इसको भी लगेगा, ब्रैकेट में लिखेंगे तो माइनस यू साइन ऑफ थीटा जे कैप, जिसकी वजह से ये प्लस और माइनस क्या बना? कैंसल बना। सो डेल्टा वी फॉर ए से ओ, इन दोनों के बीच में क्या बनता है? माइनस यू साइन थीटा जे कैप, इतना बनेगा चेंज इन वेलोसिटी। आई बात समझ में? सिमिलरली अगर इन दोनों के बारे में बात करें, कहां से? ए और बी के बारे में, तो मैं ऐसे लिख सकता हूं चेंज इन वेलोसिटी फॉर ए और बी के बीच में। तो फाइनल वेलोसिटी कौन सी होगी? ये वाली। तो क्या लिखोगे? फाइनल वेलोसिटी यू कॉस ऑफ थीटा आई कैप माइनस यू साइन ऑफ थीटा जे कैप माइनस यू कॉस ऑफ थीटा आई कैप, वो माइनस इसको भी लगेगा, माइनस यू साइन थीटा जे कैप। यू कॉस थीटा माइनस और ये प्लस क्या हो जाएगा बेटा? कैंसल। ये भी माइनस में इसको भी माइनस लगा, मतलब इसका आंसर आएगा दैट इज माइनस ट्वाइस यू साइन थीटा जे कैप। ये बना आपकी चेंज इन वेलोसिटी किसके बीच में? इनिशियल दैट इज पोजीशन ए और पोजीशन बी के बारे में हम लोग बात किए। सिमिलरली अगर चेंज इन मोमेंटम के बारे में बात करेंगे तो चेंज इन मोमेंटम फॉर ए से लेके ओ के बीच में क्या नजर आता है? मोमेंटम भी हमारी कौन सी है? वेक्टर क्वांटिटी। तो वेक्टर क्वांटिटी के बारे में अगर बात करेंगे तो बस मोमेंटम क्या होता है? व्हाट इज द मोमेंटम? मोमेंटम इज मास इनटू वेलोसिटी।
तो इसको अगर हम लोग इस वाले चेंज इन मोमेंटम को m से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा? चेंज इन मोमेंटम। नहीं समझे? अरे चेंज इन मोमेंटम मतलब क्या? फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। ऑब्जेक्ट का मास जो रहेगा वो तो कांस्टेंट ही रहेगा, बस क्या चेंज हो रही है? वेलोसिटी। बस डेल्टा पी मतलब क्या होगा? m इंटू डेल्टा वी। तो डेल्टा वी कहां पे दिख रहा है? डेल्टा वी ए और ओ वाले बीच में ये वाला दिख रहा है। तो इसको कितने से मल्टीप्लाई कर लीजिएगा? माइनस से, सॉरी m से, माइनस m u साइन थीटा जे कैप। आई बात समझ में? ये क्या बना आपका? चेंज इन मोमेंटम। क्लियर हो रहा कंसेप्ट? सिमिलरली अगर चेंज इन मोमेंटम किसके किसके बीच में बात करें? ए और बी के बारे में बात करें तो जहां पे वेलोसिटी ये दिख रही है उसको कितने से मल्टीप्लाई कर लेना है? m से। तो क्या बना? माइनस ट्वाइस एम यू साइन थीटा इंटू जे कैप। आइए बस समझ में? ये बना आपका चेंज इन मोमेंटम। ठीक, चलो नेक्स्ट देखेंगे हम लोग टाइम ऑफ फ्लाइट के बारे में। टाइम ऑफ फ्लाइट के बारे में हम लोगों ने देखा ऑलरेडी। मान के चलो कि कोई पार्टिकल आपका किस तरह से, इस तरह से जाएगा और यहां पे जाके स्ट्राइक होगा। ठीक है, सो टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मुलेशन क्या था बेटा हमारा? बोलो, टोटल टाइम कितना रिक्वायर्ड हुआ करता था? दैट इज कैपिटल टी इज इक्वल टू ट्वाइस यू साइन थीटा बाय। अब इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा चर्चा करेंगे। तो अगर मैं टी का फॉर्मूला इस तरह से लिखता हूं तो क्या इस फॉर्मूले को कैपिटल टी इज इक्वल टू व्हाट इज द मीनिंग ऑफ यू साइन थीटा बाय जी? तो ओनली यू साइन थीटा ये कौन सा कंपोनेंट है? यू वाई। तो क्या मैं टी को ट्वाइस यू वाई बाई जी भी लिख सकता हूं? तो ये बना आपका नया फॉर्मूला। तो आपको डायरेक्टली आपको ऐसा भी बोल सकता है कि अगर उसका वर्टिकल कंपोनेंट की वैल्यू यदि आपके पास डायरेक्टली दी हो, टाइम ऑफ फ्लाइट निकालना, तो आप डायरेक्टली इसका फॉर्मूला इस्तेमाल करोगे। आई बात समझ में? अब आगे देखिएगा, मान के चलो कहीं यहां पे पार्टिकल पहुंचा है जिसका नाम है पी और यहां से उसको टाइम लग रहा है बेटा कितना? T1 और फिर पी से लेके कितना टाइम पे आएगा? T2 पे। तो टाइम ऑफ फ्लाइट क्या बनेगा? दैट इज T1 प्लस T2 इज इक्वल टू क्या लिखेंगे? ट्वाइस यू साइन थीटा बाय जी। ऐसे लिखेंगे। समझे नहीं समझे? बहुत बढ़िया। T1 प्लस T2 इज इक्वल टू ट्वाइस यू साइन थीटा बाय जी। क्लियर है? अब देखिएगा, इसमें एक कंसेप्ट आता है कि आपका पार्टिकल पी पोजीशन पे और यहां पे हाइट में मान के चलता हूं h। दिस इज नॉट अ मैक्सिमम हाइट। हाइट पार्टिकल की बढ़ती जाएगी, यहां पे क्या होगी? मैक्सिमम होगी, फिर से हाइट क्या होती जाएगी? घटते जाएगी। मान के चलो कि पार्टिकल यहां पे खड़ा, इसकी हाइट h होगी, तो ये हम लोग h निकाल सकते हैं। व्हाट इज द h? इट इज अ वर्टिकल डिस्टेंस। तो वर्टिकल डिस्टेंस के हिसाब से मैं अगर यहां पे y का फॉर्मूला लिखता हूं, दैट y इज इक्वल टू क्या लिखा हम लोगों ने? x tan थीटा माइनस gx स्क्वायर बाय ट्वाइस यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। कुछ चलेगा? कोई दिक्कत है बेटा? अब इसमें हम लोग क्या करेंगे? इस्तेमाल कर सकते हैं क्या उस फॉर्मुलेशन को? कौन से फॉर्मूला को? ये जो फॉर्मूला है, ये जो हम लोगों ने इस्तेमाल किया, इसी को मोल्ड करके हम लोग लिख सकते हैं और क्या निकाल सकते हैं? h की वैल्यू निकाल सकते हैं। समझे नहीं समझे? या फिर हम लोग इसको इसके रिस्पेक्ट में भी निकाल सकते हैं। कौन सा वाला फॉर्मूला? s इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर। ये वाला फॉर्मूला भी हम लोग इस्तेमाल करके h निकालेंगे। किस तरह से निकाल सकते हैं? s की जगह पे क्या आएगा? h आएगा। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ u? u इज द इनिशियल वेलोसिटी, जिसकी वजह से हम लोग u साइन ऑफ थीटा लिखेंगे। वाई? बिकॉज वर्टिकल कंपोनेंट के लिए किसी भी पार्टिकल के पास इनिशियल वेलोसिटी कितनी होती है? u साइन थीटा। टाइम जो लगा है इस पार्टिकल को यहां तक पहुंचने के लिए, वो टाइम कितना लगा? T1। इसका मतलब वर्टिकल के हिसाब से देखा जाए तो पार्टिकल यहां पे जो पहुंचा है उसके लिए टाइम कितना लगा है? T1। इसको मैं ब्रैकेट में डाल देता हूं। साइड में लिखना पड़ेगा बेटा माइनस, क्या लिखना पड़ेगा? माइनस, क्योंकि जी जो बनेगा ये माइनस में आएगा। दैट इज 1/2, दैट इज जी T1 स्क्वायर। T1 स्क्वायर। अब बताइएगा, यहां पे हम लोग वैल्यूज पुटअप करेंगे तो ये फॉर्मूला हमारा क्या फाइनल बना? बिल्कुल फाइनल नहीं बना। यू साइन थीटा जो आपको दिख रहा है, यू साइन थीटा यहां से मैं निकाल सकता हूं, तो दैट इज आपका जो बना है ट्वाइस यू साइन थीटा। तो यू साइन थीटा की वैल्यू कितनी बनेगी? यू साइन थीटा की वैल्यू, जी को लेके जाओ उधर, क्या बनेगा? T1 प्लस T2 इंटू जी, और ये आएगा नीचे आपका 2, तो डिवाइडेड बाय 2 बना, तब जाके यू साइन थीटा बनेगा। ये वैल्यू आपकी यू साइन थीटा की अगर यहां पे पुट करते हो तो h का डायरेक्ट एक फॉर्मूला मिलता है, h इज इक्वल टू, बोलो, दैट इज T1 प्लस T2 जी बाय 2 T1 माइनस 1/2 GT1 स्क्वायर। क्या ये आपका फाइनल फॉर्मूला है? नहीं, इसको भी हम लोग बहुत शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हैं। तो h इज इक्वल टू आप लिख सकते हो GT1 प्लस GT1 और T1 यहां से मल्टीप्लाई करोगे GT1 स्क्वायर प्लस, और डिवाइडेड बाय क्या लिखोगे? ये 2 रहेगा। फिर से GT1 T2 बाय 2 माइनस GT1 स्क्वायर बाय, ये वाला टर्म क्या हो जाएगा? कैंसल। तो आपको एक डायरेक्ट फॉर्मूला मिलेगा h का। तो h इज इक्वल टू GT1 T2 बाय 2
क्या बना आपका 2। ये आपका एक डायरेक्ट फार्मूला मिलता है। इसका मतलब किसी भी एक इंस्टेंट पे कोई पार्टिकल एक पोजीशन पे अगर जाके पहुंचे तो उस समय उसका h का फार्मूला जो है वो h का फार्मूला आपका बनेगा g t1 t2 by 2। तो आपको सिर्फ दो ही टर्म पता होने चाहिए, वहां तक पहुंचने के लिए लगने वाला टाइम t1 और उसके बाद नीचे आने वाला टाइम t2। अगर वो आप ठीक से निकाल पाए तो आप डायरेक्टली h निकाल सकते हो उस इंस्टेंट पे। उसके बाद भी कुछ ट्रिक्स है, उस ट्रिक्स का इस्तेमाल करके हम लोग h निकालना सीखेंगे। बस मैं आपको फंडामेंटल्स बता रहा हूं कि अगर आपके पास डायरेक्टली किसी ऑप्शन में ये वाला अगर टर्म दिया हो, इसके ऊपर का डायरेक्ट क्वेश्चन, तो आप ये फार्मूला देख के भी बता सकते हो कि इसका h की वैल्यू ये होती है, दैट इज g t1 t2 by 2। तो डायरेक्ट फार्मूला इसी, यही आपका क्वेश्चन रहेगा। समटाइम्स ऐसे भी हो सकता है, ठीक है। देखेंगे हम लोग टाइल में क्या देखा हम लोगों ने। हाँ, व्हाट इज द फार्मूला फॉर रेंज, r इज इक्वल टू, हाँ बोलते चलिए, u स्क्वायर साइन ट्वाइस थीटा बाय g। बहुत बढ़िया। अब देखो इस फार्मूले को अगर मैं, ये जो फार्मूला हम लोगों ने बनाया था, आई होप आपको ये पूरा डेरिवेशन याद होगा। उस डेरिवेशन में हम लोगों ने साइन टू थीटा, मतलब किसका फॉर्मुलेशन से साइन टू थीटा बना था, ट्वाइस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। तो यहां पे याद रखना है कि r की वैल्यू अगर मैं इस तरह से लिखता हूं, u स्क्वायर ट्वाइस इंटू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बाय g, और इस फॉर्मूले को अगर मोल्ड करे, दैट इज r इज इक्वल टू, मैं ऐसे लिखता हूं कि ये जो u स्क्वायर दिख रहा है, इस u स्क्वायर 2 को साइड में लेके जाइए, तो ये बना आपका u साइन थीटा इन ब्रैकेट u कॉस थीटा। चलेगा? नहीं चलेगा। और इस u को एक बार साइन के साथ, इस u को एक बार कॉस के साथ लगाए तो u इंटू u स्क्वायर बना। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ u साइन थीटा, ui, और व्हाट इज द मीनिंग ऑफ u कॉस थीटा, ux, बराबर। सो r की वैल्यू क्या बनी आपकी, ट्वाइस ux इंटू uy बाय g। ऐसे भी आप बोल सकते हो। ये क्या आपका ux और ये क्या आपका uy। आई बात समझ में? इस तरह से भी आप डायरेक्टली लिख सकते हो। क्लियर होगा कंसेप्ट? अब इसके अलावा आगे की चीज देखिएगा, अगर आपके पास यहां पे इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, कौन सा फॉर्मूला जो डायरेक्टली हम लोगों ने लिखा था, इस फॉर्मूले में अगर हम लोग थीटा की वैल्यू क्या रखे, 45 डिग्री, तो r की वैल्यू r मैक्स बोला करते थे, बराबर है? क्या बोला करते थे, r मैक्स। तो r मैक्स की वैल्यू कितनी बनेगी, डायरेक्ट फॉर्मूला बताइए। r मैक्स इज इक्वल टू, यहां पे 45 डिग्री डालेंगे तो साइन 2 इंटू 45 90, साइन 91, तो आपका फॉर्मूला बना u स्क्वायर बाय g। ये बना आपका फॉर्मूला r मैक्स का। आई बात समझ में? अब इसमें कुछ चीजें हैं जो हम लोग इसमें एडिशनल लिख सकते हैं कि r मैक्स का और हम h की वैल्यू किसके साथ कंपेयर किए थे, बराबर है? h की वैल्यू किसके साथ, r मैक्स के साथ। इफ सपोज वी हैव द वैल्यू ऑफ थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री, सो अल्टीमेटली h बिकम्स, h कितना बना करता था, डायरेक्टली रिलेशन हमारा बना था r मैक्स की वैल्यू किसके बराबर, किसके बराबर, 4 ऑफ h के बराबर। ये फॉर्मूला बना था अपना, ठीक है। अब इसमें देखिएगा, जब भी कोई पार्टिकल हम लोग इस तरह से 45 डिग्री के अलावा प्रोजेक्ट किए, मान के चलो ये एंगल रहा 30 डिग्री, और इसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होता है कितना, 60 डिग्री। कॉम्प्लीमेंट्री मतलब ये अगर थीटा की वैल्यू मैंने 30 डिग्री ली तो थीटा डैश होता है बेटा 90 माइनस थीटा, कितना बनेगा ये, 60 डिग्री। ये बना उसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। अगर ऐसे प्रोजेक्ट करेगा तो ये ऑब्जेक्ट कहां पे जाएगा, उस समय रेंज कितना होगा, इस समय रेंज कितना होगा, जब 60 डिग्री से हम लोग प्रोजेक्ट करेंगे, दैट इज कॉल्ड कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। अब देखिए कॉम्प्लीमेंट्री एंगल से अगर इस तरह से करेंगे तो क्या होगा कि r की वैल्यू मैंने जो लिखी थी u स्क्वायर साइन, क्या लिखा था हम लोगों ने, साइन 2 थीटा, तो यहां पे मैंने लिखा है बेटा 2 थीटा की वैल्यू अब क्या बन जाएगी, 90 माइनस थीटा। अगर मान के चलो ये रहा आपका थीटा, तो थीटा डैश क्या बनेगा, 90 माइनस थीटा, इट इज कॉल्ड कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। तो इस समय का रेंज मान के चलो r मैंने लिया, तो इस समय का रेंज हम लोग r डैश लेके चलेंगे। तो ये मैं क्या निकाल रहा हूं, r डैश निकाल रहा हूं। पहले क्या निकाल के रखा था मैंने, r का फार्मूला क्या है, u स्क्वायर साइन 2 थीटा बाय g। अब बताइएगा यहां पे क्या बनेगा, हाँ अंदर क्या लिखेंगे, थीटा की जगह पे क्या लिखेंगे, 90 माइनस थीटा, ये समझ में आया, डिवाइडेड बाय g। इसको सॉल्व करेंगे, r डैश इज इक्वल टू u स्क्वायर साइन इन ब्रैकेट क्या बनेगा, 180, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे माइनस 2 थीटा बाय जी। आपको याद होगा मैंने अलाइड एंगल के बारे में आपको सिखाया था। उस अलाइड एंगल में आपको एक चीज सिखाई कि अगर यहां पे 180 डिग्री दैट इज मल्टीपल ऑफ 180, तो आपको साइन का साइन ही रखना है। तो r डैश क्या लिखेंगे हम लोग, r डैश इज इक्वल टू u स्क्वायर साइन लिखेंगे, माइनस 2 थीटा है तो यहां पे भी क्या आएगा, 2 थीटा आएगा। अब यहां पे आगे का साइन माइनस रहेगा प्लस होगा, ये आपके कोऑर्डिनेट्स के हिसाब से हम लोग डिसाइड करेंगे। 180 माइनस 2 थीटा जो होता है वो कौन से कोऑर्डिनेट में जाएगा, कौन से, एक तो सेकंड पे जाएगा या तो एक तो फर्स्ट में जाएगा। सेकंड पे जाए, क्योंकि 2 थीटा लिखा है ना, सेकंड पे जाए या फर्स्ट पे जाए,
ये तो थीटा हमारा एक्यूट एंगल है। तो सेकंड पे जाइए, फर्स्ट पे जाओ, फर्स्ट पे सारे कैसे फंक्शंस पॉजिटिव, और सेकंड में कैसा है, साइन कैसा है, पॉजिटिव। तो अल्टीमेटली साइन कैसा आएगा, पॉजिटिव। तो डिवाइडेड बाय क्या बना आपका जी। तो आर डैश की वैल्यू क्या, ये आर के बराबर दिख रही है। इसका मतलब ये कि बेटा अगर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल से अगर हम लोगों ने क्या किया, किसी ऑब्जेक्ट को प्रोजेक्ट किया, तो उसका रेंज क्या होगा, सेम होगा। ये बिल्कुल नोट पे लिख के रखना है। क्या लिखेंगे, whenever the object is projected with the complementary angle, it means that the range will be same। आई बात समझ में, रेंज कैसा होगा, सेम होगा। ठीक है, यहां तक समझ में आया, कोई दिक्कत है नहीं। तो कितने के टॉपिक्स हम लोगों ने कवर किए, 4 टॉपिक्स कवर किए, जिसमें हम लोगों ने देखा इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी एंड चेंज इन मोमेंटम, टाइम ऑफ फ्लाइट, रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल, और यहां पे हम लोगों ने कुछ केसेस देखे। अब अगर हम लोग ये भी देखेंगे कि इसके nth में, इसका मतलब ये कि सर्टेन वेलोसिटी u, ओके, और एंगल रहा हमारा अगर थीटा, और सेम वेलोसिटी, ये अगर एंगल है हमारा कौन सा, दैट इज 90 माइनस थीटा। क्या बोलेगा, 90 माइनस थीटा। तो इसकी भी वेलोसिटी u होनी चाहिए। तो यहां पे जो प्रोजेक्शन होगा बेटा, याद रखना है, दोनों के लिए कैसा होगा, r होगा, एंड दैट r कैसा होगा, दोनों के लिए सेम होगा। दैट रेंज फॉर द प्रोजेक्शन विथ ए सर्टन वेलोसिटी, मतलब दोनों की वेलोसिटी कैसे होनी चाहिए, सेम। ओके, फॉर ए कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, ओके, तो रेंज कैसा होगा, बोलो, सेम कैसा होगा, सेम होगा। यहां तक समझ में आया, दोनों के लिए कैसा होगा, सेम। लेकिन यहां पे ध्यान देना बेटा, कौन सी चीज अलग अलग होगी। तो यहां पे हम लोगों को समझ में आई है चीज कि अगर ये h आपका h होगा, तो ये आपका h कैसा होगा, h डैश होगा, बराबर है। सो द मैक्सिमम हाइट जो आपको दिखाई दे रही है, क्या लिखे हम लोग इसमें, मैक्सिमम हाइट ऑफ प्रोजेक्शन एज वेल एज कौन सी चीज आपको अलग दिख रही है, ट्रेजेक्टरी। क्या दिख रही है, ट्रेजेक्टरी विल बी डिफरेंट, दोनों के लिए कैसा होगा, डिफरेंट होगा। ये बात समझ में आई। अगर आपके दोनों की ट्रेजेक्टरीज अगर डिफरेंट हो, तो सबसे और एक इंपॉर्टेंट चीज आपके यहां सामने आती है, कौन सी वाली, कि दोनों के लिए जो टाइम लग रहा है, द टाइम रिक्वायर्ड फॉर प्रोजेक्शन या फिर प्रोजेक्टाइल विल बी डिफरेंट। दोनों के लिए जो लग रहा है टाइम, वो भी कैसा होगा, डिफरेंट होगा। बस एक ही चीज कॉमन होगी, उसका मतलब है आर। और इसके ऊपर ये जो मैंने स्टेटमेंट लिख के दिया है, इसके ऊपर डायरेक्ट क्वेश्चन बनेंगे, और किस तरह से डायरेक्ट बनेंगे हम लोग चर्चा करेंगे अगले इसमें, ठीक है। अब लेकिन कुछ चीजें हैं, हम लोग उसके ऊपर भी फोकस करके चलेंगे, कि हम लोगों ने जैसे देखा कि अगर आपका थीटा की वैल्यू कितनी हो बेटा, बोलो 45 डिग्री, थीटा की वैल्यू कितनी हो, 45 डिग्री। सो अल्टीमेटली आपका आर कैसा हुआ करता था, आर मैक्स की वैल्यू बेसिकली 4 टाइम ऑफ एच। तो एच कौन होगा हमारा, एच मैक्स होता है, बराबर है। ये हमने सीखा, बराबर है। क्या सीखा हम लोगों ने, आर मैक्स इज इक्वल टू 4 टाइम ऑफ एच मैक्स। लेकिन अगर आर मैक्स मतलब थीटा की वैल्यू अगर 45 ना हो, थीटा की वैल्यू अगर 45 ना हो, तो क्या होगा। तो इसका मतलब यह कि हम लोग आर और एच का रिलेशन बना सकते हैं, बिल्कुल बना सकते हैं, लेकिन रिलेशन ऐसा नहीं बनेगा, कुछ अलग बनेगा। सो हम लोग देख रहे हैं यहां पे कौन सी चीज, दैट इज रिलेशन बिटवीन एच एंड आर, रिलेशन बिटवीन एच एंड आर। तो मुझे बताइए, रेंज का फॉर्मूला हम लोगों ने क्या देखा, फटाफट बोलते चलो। रेंज इज व्हाट, दैट इज यू स्क्वायर, बोलते चलो, हां, साइन 2 थीटा बाय ट्वाइस जी, सॉरी जी, क्या देखा हम लोगों ने, जी। और h का फॉर्मूला हमारा था यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय ट्वाइस जी, बराबर है। अगर मैं दोनों भी इसको अगर ध्यान से देखूं, तो दोनों का अगर मैं डिवाइड करता हूं, तो r बाय h की वैल्यू बनेगी, दोनों में से यू स्क्वायर क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा, दोनों का जी क्या होगा, कैंसिल होगा, और यहां पे r के पास बचेगा साइन 2 थीटा बाय नीचे बनेगा साइन स्क्वायर थीटा, और ये जो नीचे वाला 2 है ऊपर जाएगा, ये बनेगा ट्वाइस। ये समझ में आ रही बात, क्या बनेगा, ट्वाइस, ठीक है। उसके बाद आगे, हाँ, सो अभी क्या बचा, इसको हम सॉल्व करेंगे। तो सॉल्व करेंगे तो हमारे पास बनेगा दैट इज आर बाय एच। ध्यान से देखना, यहां पे हम लोग सॉल्व करने के बाद यहां पे साइन 2 थीटा, इसको अपन एक्सपांड करेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा के साथ कैंसिल होगा। साइन 2 थीटा को हम लोग क्या ऐसे लिख सकते हैं, 2 इंटू साइन थीटा इंटू कॉस ऑफ थीटा डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर थीटा। क्या मैंने सही लिखा, 2 से क्या होगा, 4 बनेगा, साइन थीटा वो नीचे का ऊपर का कैंसिल हो जाएगा, यहां पे बनेगा अपना कौन सा, दैट इज कॉस ऑफ थीटा, नीचे बनेगा साइन ऑफ थीटा। साइन थीटा कॉस थीटा बनता है टाइम, तो कॉस थीटा साइन थीटा बनता है कॉट, दैट इज 4 ऑफ कॉट ऑफ थीटा।
बराबर, दैट इज r बाय h। तो सिमिलरली में r इज इक्वल टू यहां पे लिख सकते हैं 4h जाएगा इधर, दैट इज 4 ऑफ h कॉट ऑफ थीटा। क्या सही लिखा हम लोगों ने? अब यहां पे ध्यान देना, अगर हम लोग थीटा की वैल्यू इफ थीटा की वैल्यू अगर हम लोग 45 डिग्री लिखते हैं तो कॉट 45 की वैल्यू बनती है 1, जिसके वजह से फॉर्मूला जो हमारा बन रहा था कौन सा वाला, दैट इज r max इज इक्वल टू 4h max, ये यहां से बनता है। तो इसका मतलब फॉर ए पर्टिकुलर केस अगर हमारे पास एंगल 45 डिग्री हो तो ही जाके हम लोग ये वाला रिलेशन लिख सकते हैं। इसका मतलब ये इसका केस है किसका, इस फॉर्मूले का। तो यदि हमारे पास थीटा की वैल्यू 45 डिग्री के कुछ अलावा रहे और हमको रिलेशन बनाना हो किसका, r और h का, तो हम लोग डायरेक्टली फॉर्मूले में यहां पे पुट करेंगे थीटा की वैल्यू, सो वी कैन फाइंड आउट द रिलेशन इन बिटवीन r एज वेल एज h। ये बात समझ में है? अब एक बात हमको समझ में आती है कि अगर हमारा रेंज क्या हो, h के रिस्पेक्ट में ज्यादा हो, तो हम लोग इसका ऐसा भी लिख सकते हैं, दैट इज दैट रेंज दैट इज r इज n टाइम्स दैट ऑफ h। अगर हमारा रेंज n टाइम्स हो, क्योंकि अभी देखो यहां पे अगर मैं थीटा की वैल्यू 45 रखता हूं तो हमारा r की वैल्यू h के रिस्पेक्ट में कितने टाइम्स है, 4 टाइम है। इसका मतलब n की वैल्यू कितने है, n की वैल्यू कितनी रहेगी, 4 रहेगी। तो अगर यहां पे हम लोग लिखते हैं फॉर एनी एंगल्स, दैट इज एंगल कितना भी हो सकता है, तो इसका मतलब ये कि दैट रेंज इज r इज n टाइम्स दैट ऑफ द h। तो इसका मतलब हम लोग लिखते समय कैसे लिखेंगे, r इज इक्वल टू nh, बराबर है। इस इक्वेशन को अपन लिखेंगे b और इस इक्वेशन को मैं लिख के छोड़ देता हूं a। और a और b को अगर हम लोग सॉल्व करें तो हमारे पास एक रिलेशन बनता है, r के जगह पे हम लोग क्या लिखेंगे, nh। क्या लिखेंगे? तो फ्रॉम इक्वेशन हम लोग a एंड b के बारे में अगर देखते हैं तो r के जगह पे हम लोग nh लिखेंगे इज इक्वल टू दैट 4 ऑफ h इंटू कॉट ऑफ थीटा। तो यहां से h से h क्या हुआ, कैंसिल हुआ, n उधर जाएगा, कॉट इधर आएगा, दैट इज 1 बाय कॉट ऑफ थीटा इक्वल टू 4 बाय n। सो 1 बाय कॉट थीटा इज व्हाट, दैट इज tan ऑफ थीटा इक्वल टू हमारे पास यहां पे मिलेगा 4 बाय n। सो देयरफॉर थीटा की वैल्यू हम लोग निकाल सकते हैं फॉर उतने कितने टाइम्स हो सकता है उसके अकॉर्डिंग, दैट इज tan इनवर्स ऑफ 4 बाय n। ये बात समझ में आई? तो यहां पे अगर हम लोग लिखेंगे n की वैल्यू, तो यहां पर वैल्यू अभी यहां पे रिलेशन देखना है, r की वैल्यू h के रिस्पेक्ट में कितने टाइम्स है, 4 टाइम्स है। इसका मतलब ये 4, मतलब n की वैल्यू कितनी रही, 4। तो यहां पे अगर मैं 4 डालता हूं तो 4 बाय 4 इज हाउ मच, 1। तो cos कौन सी वैल्यू आपकी 1 दिखाई देती है, 45 डिग्री। और यही वैल्यू हमारी यहां पे दिखाई दे रही है कि 45 अगर हम लोग पुट करेंगे तो r max की वैल्यू 4 टाइम्स ऑफ क्या बनेगा, h max बनेगा। यहां पे समझ में आया? तो इसका मतलब यह है कि याद रखना है कोई भी एंगल के लिए कितना टाइम्स में होता है। तो अभी देखो यहां पे 3 टाइम्स होगा, 2.5 टाइम्स होगा, उसके अकॉर्डिंग हम लोग इसकी थीटा की वैल्यू निकाल सकते हैं। और ये रिलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। आई बात समझ में? ठीक है। उसके बाद एंगल की अगर बात करेंगे, तो यहां पे हम लोग केसेस अलग अलग देख सकते हैं, लेकिन उसको अपन ज्यादा स्ट्रेस नहीं करेंगे। आई बात समझ में? उसके बाद एक कंसेप्ट आता है, कौन सा वाला, दैट इज एडिशन ऑफ हाइट्स। तो अगर मैं ऐसे लिखता हूं, और एक केस हम लोग देखेंगे, दैट इज एडिशन ऑफ हाइट्स। मतलब फॉर ए पर्टिकुलर या फिर फॉर ए वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन, दैट वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन u, इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, u है, the maximum height h1 and h2, the maximum heights h1 and h2 for a same range of a projectile। क्या बोला मैंने, फॉर ए वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन u विद द मैक्सिमम हाइट्स, कितनी मैक्सिमम हाइट हो रही है, h1 एंड h2 फॉर ए सेम रेंज, कितना रेंज अचीव होना चाहिए, सेम रेंज ऑफ ए प्रोजेक्टाइल्स। मतलब दो अलग अलग प्रोजेक्टाइल्स हो रहे हैं, उन दोनों के प्रोजेक्टाइल में अलग अलग हाइट मिल रही है। जैसे मैंने स्टार्टिंग में बोला कि यहां पे h मिलेगा, यहां पे h डैश मिलेगा। सिमिलरली मैंने यहां पे नाम लिखा है h1 और लिखा है h2। इसका मतलब h1 के समय अगर आपका एंगल थीटा हो तो h2 के समय आपका एंगल कितना बनेगा, 90 माइनस थीटा बनेगा। तो इसका मतलब ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल को क्या करता है, रिप्रेजेंट करेगा कौन, h2 रिप्रेजेंट करता है, बराबर है। तो यहां पे ध्यान देना, अगर हम लोग यहां पे h1 प्लस h2 अगर ये एडिशन करें, तो दैट एडिशन विल not depends on the angle of projection। ये आपके एंगल ऑफ प्रोजेक्शन पे डिपेंड नहीं करेगा, कौन, इसका एडिशन। देखिए किस तरह से, अगर मैं h1 की वैल्यू लिखूं तो h1 की वैल्यू कितनी बनेगी, फटाफट बोलते चलिए। हमारे हाइट का क्या बनता है, दैट u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय g। सिमिलरली में h2 की वैल्यू अगर लिखूं, सॉरी ट्वाइस g, h2 की वैल्यू अगर लिखते हैं हम लोग तो यहां पे लिखेंगे u स्क्वायर साइन स्क्वायर
थीटा के जगह पे हम लोग लिखेंगे 90 माइनस थीटा बाय ट्वाइस जी, एम आई राइट। तो अगर मैं यहां पे लिखता हूं, अगर इसको मैं सॉल्व करता हूं तो H2 की वैल्यू बनेगी यू स्क्वायर साइन स्क्वायर 90 माइनस थीटा, ये बनेगा साइन 90 माइनस थीटा इज कॉस थीटा। सो अल्टीमेटली इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं कॉस स्क्वायर ऑफ थीटा बाय ट्वाइस जी। और मैं अगर इन दोनों को एडिशन करता हूं इन दोनों में, तो दैट इज H1 प्लस H2 की वैल्यू बनेगी यू स्क्वायर बाय ट्वाइस जी, दोनों में से कॉमन निकलेगा, ब्रैकेट में बचेगा दैट साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, और ये एडिशन बनता है हमारा 1, जिसके वजह से हम लोग H1 प्लस H2 का एडिशन हम लोग बोल सकते हैं कि ये बनेगा यू स्क्वायर बाय ट्वाइस जी। इसके ऊपर डायरेक्ट क्वेश्चन बनते हैं, याद रखना है। इसका मतलब ये कि अगर मैं इसे दो क्वेश्चंस बना सकता हूं कि दोनों के हाइट्स का मतलब फॉर ए पर्टिकुलर रेंज, सेम रेंज के लिए अगर दोनों कॉम्प्लीमेंट्री एंगल से ही वो क्या करेंगे हम लोग प्रोजेक्ट करेंगे, तो ऑब्वियस सी बात है दोनों में हाइट्स अलग अलग होंगे। तो दोनों के हाइट्स का अगर एडिशन करते हैं तो उसका फार्मूला हमारे पास बनता है दैट इज यू स्क्वायर बाय ट्वाइस जी, जो ऑप्शन में हो सकता है डायरेक्ट फॉर्म में, या फिर हम लोग उसके थ्योरेटिकल क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि दोनों का हाइट मिला है तो क्या वो एंगल पे डिपेंड करेगा नहीं करेगा वगैरह वगैरह। तो इसका मतलब डायरेक्ट क्वेश्चन बनेगा इस कंसेप्ट के ऊपर। अगर ये कंसेप्ट आपको पहले से ही पता है तो आप डायरेक्टली चूज करोगे और आपका टाइम क्या होगा, कंजम्पशन कम होगा पेपर सॉल्व करते समय। आई बात समझ में। अब इसके ऊपर हम लोग जब क्या करेंगे क्वेश्चन देखेंगे, और इसके अलावा ज्यादा से ज्यादा कुछ नहीं पूछ सकता है। बस यहां पे एक कंसेप्ट ऐड हो सकता है, कौन सा, दैट इज एयर रेजिस्टेंस। कौन सा ऐड हो सकता है, एयर रेजिस्टेंस। अब देखो पूरा जो कंसेप्ट आपका चल रहा है ये विदाउट एनी एयर रेजिस्टेंस पे चल रहा है। यदि आपका एयर रेजिस्टेंस यहां पे ऐड हो जाए तो बहुत सारी चीजें वहां पे बदलेगी, फॉर्मुलेशंस अलग बनेंगे, और इसके ऊपर के क्वेश्चंस हम लोग एट द एंड ऑफ दिस चैप्टर में देखेंगे। फिलहाल तो हम लोग इतना ही देखेंगे कि जो जो चीजें मैंने आपको बताया इसको सम अप करके अपने दिमाग में रखिए और इसको नोट डाउन करिएगा, ठीक है। अब देखेंगे हम लोग कुछ क्वेश्चंस, ठीक है। सो इसका मतलब ये कि सर्टेन वेलोसिटी u, ओके, और एंगल रहा हमारा अगर थीटा, और सेम वेलोसिटी ये अगर एंगल है हमारा कौन सा, दैट इज 90 माइनस थीटा। क्या बोलेगा, 90 माइनस थीटा। तो इसकी भी वेलोसिटी u होनी चाहिए। तो यहां पे जो प्रोजेक्शन होगा बेटा याद रखना है, दोनों के लिए कैसा होगा, r होगा, एंड दैट r कैसा होगा, दोनों के लिए सेम होगा। दैट रेंज फॉर द प्रोजेक्शन विथ ए सर्टन वेलोसिटी, मतलब दोनों की वेलोसिटी कैसे होनी चाहिए, सेम, ओके। फॉर ए कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, ओके। तो रेंज कैसा होगा बोलो, सेम कैसा होगा, सेम होगा। यहां तक समझ में आया, दोनों के लिए कैसा होगा, सेम। लेकिन यहां पे ध्यान देना बेटा कौन सी चीज अलग अलग होगी। तो यहां पे हम लोगों को समझ में आई है चीज कि अगर ये h आपका h होगा तो ये आपका h कैसा होगा, h डैश होगा, बराबर है। सो द मैक्सिमम हाइट जो आपको दिखाई दे रही है, क्या लिखे हम लोग इसमें, मैक्सिमम हाइट ऑफ प्रोजेक्शन एज वेल एज कौन सी चीज आपको अलग दिख रही है, ट्रेजेक्टरी। क्या दिख रही है, ट्रेजेक्टरी विल बी डिफरेंट, दोनों के लिए कैसा होगा, डिफरेंट होगा। ये बात समझ में आई। अगर आपके दोनों की ट्रेजेक्टरीज अगर डिफरेंट हो तो सबसे और एक इंपॉर्टेंट चीज आपके यहां सामने आती है, कौन सी वाली, कि दोनों के लिए जो टाइम लग रहा है, द टाइम रिक्वायर्ड फॉर प्रोजेक्शन या फिर प्रोजेक्टाइल विल बी डिफरेंट। दोनों के लिए जो लग रहा है टाइम वो भी कैसा होगा, डिफरेंट होगा। बस एक ही चीज कॉमन होगी, उसका मतलब है r। और इसके ऊपर ये जो मैंने स्टेटमेंट लिख के दिया है, इसके ऊपर डायरेक्ट क्वेश्चन बनेंगे, और किस तरह से डायरेक्ट बनेंगे हम लोग चर्चा करेंगे अगले इसमें, ठीक है। अब लेकिन कुछ चीजें हैं हम लोग उसके ऊपर भी फोकस करके चलेंगे कि हम लोग ने जैसे देखा कि अगर आपका थीटा की वैल्यू कितनी हो बेटा, बोलो 45 डिग्री, थीटा की वैल्यू कितनी हो, 45 डिग्री। सो अल्टीमेटली आपका r कैसा हुआ करता था, r मैक्स की वैल्यू बेसिकली 4 टाइम ऑफ h। तो h कौन होगा हमारा, h मैक्स होता है, बराबर है। ये हमने सीखा, बराबर है। क्या सीखा हम लोगों ने, आर मैक्स इज इक्वल टू 4 टाइम ऑफ एच मैक्स। लेकिन अगर आर मैक्स मतलब थीटा की वैल्यू अगर 45 ना हो, थीटा की वैल्यू अगर 45 ना हो तो क्या होगा, तो इसका मतलब ये कि हम लोग आर और एच का रिलेशन बना सकते हैं, बिल्कुल बना सकते हैं, लेकिन रिलेशन ऐसा नहीं बनेगा, कुछ अलग बनेगा। सो हम लोग देख रहे हैं यहां पे कौन सी चीज, दैट इज रिलेशन बिटवीन एच एंड आर, रिलेशन बिटवीन एच एंड आर। तो मुझे बताइए रेंज का फॉर्मूला हम लोगों ने क्या देखा, फटाफट बोलते चलो। रेंज इज व्हाट, दैट इज यू स्क्वायर, बोलते चलो, हाँ, साइन 2 थीटा बाय ट्वाइस जी, सॉरी जी, क्या देखा हम लोगों ने, जी। और h का फॉर्मूला हमारा था यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय ट्वाइस जी, बराबर है।
अगर मैं दोनों भी इसको अगर ध्यान से देखूं तो दोनों को अगर मैं डिवाइड करता हूं तो r बाय एच की वैल्यू बनेगी, दोनों में से यू स्क्वायर क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा, दोनों का जी क्या होगा, कैंसिल होगा, और यहाँ पे r के पास बचेगा साइन 2 थीटा बाय नीचे बनेगा साइन स्क्वायर थीटा, और ये जो नीचे वाला 2 है ऊपर जाएगा, ये बनेगा ट्वाइस। ये समझ में आ रही बात, क्या बनेगा, ट्वाइस। ठीक है, उसके बाद आगे, हाँ, सो अभी क्या बचा, इसको हम सॉल्व करेंगे, तो सॉल्व करेंगे तो हमारे पास बनेगा दैट इज r बाय एच। ध्यान से देखना, यहाँ पे हम लोग सॉल्व करने के बाद यहाँ पे साइन 2 थीटा इसको अपन एक्सपांड करेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा के साथ कैंसिल होगा। साइन 2 थीटा को हम लोग क्या ऐसे लिख सकते हैं, 2 इंटू साइन थीटा इंटू कॉस ऑफ थीटा डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर थीटा। क्या मैंने सही लिखा, 2 से क्या होगा 4 बनेगा, साइन थीटा और नीचे का ऊपर का कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे बनेगा अपना कौन सा, दैट इज कॉस ऑफ थीटा, नीचे बनेगा साइन ऑफ थीटा। साइन थीटा कॉस थीटा बनता है टाइम, तो कॉस थीटा साइन थीटा बनता है कॉट, दैट इज 4 ऑफ कॉट ऑफ थीटा, बराबर, दैट इज r बाय h। तो सिमिलरली में r इज इक्वल टू यहाँ पे लिख सकते हैं 4h जाएगा इधर, दैट इज 4 ऑफ h कॉट ऑफ थीटा। क्या सही लिखा हम लोगों ने। अब यहाँ पे ध्यान देना, अगर हम लोग थीटा की वैल्यू इफ थीटा की वैल्यू अगर हम लोग 45 डिग्री लिखते हैं तो कॉट 45 की वैल्यू बनती है 1, जिसके वजह से फॉर्मूला जो हमारा बन रहा था कौन सा वाला, दैट इज r max इज इक्वल टू 4h max, ये यहां से बनता है। तो इसका मतलब फॉर ए पर्टिकुलर केस अगर हमारे पास एंगल 45 डिग्री हो तो ही जाके हम लोग ये वाला रिलेशन लिख सकते हैं। इसका मतलब ये इसका केस है किसका, इस फॉर्मूले का। तो यदि हमारे पास थीटा की वैल्यू 45 डिग्री के कुछ अलावा रहे और हमको रिलेशन बनाना हो किसका, r और h का, तो हम लोग डायरेक्टली फॉर्मूले में यहां पे पुट करेंगे थीटा की वैल्यू, सो वी कैन फाइंड आउट द रिलेशन इन बिटवीन r एज वेल एज h। ये बात समझ में है। अब एक बात हमको समझ में आती है कि अगर हमारा रेंज क्या हो, h के रिस्पेक्ट में ज्यादा हो, तो हम लोग इसका ऐसा भी लिख सकते हैं, दैट इज दैट रेंज दैट इज r is n times that of h। अगर हमारा रेंज n टाइम्स हो, क्योंकि अभी देखो यहां पे अगर मैं थीटा की वैल्यू 45 रखता हूं तो हमारा r की वैल्यू h के रिस्पेक्ट में कितने टाइम्स है, 4 टाइम है। इसका मतलब n की वैल्यू कितने है, n की वैल्यू कितनी रहेगी, 4 रहेगी। तो अगर यहां पे हम लोग लिखते हैं फॉर एनी एंगल्स, दैट इज एंगल कितना भी हो सकता है, तो इसका मतलब ये कि दैट रेंज इज r इज n टाइम्स दैट ऑफ द h। तो इसका मतलब हम लोग लिखते समय कैसे लिखेंगे, r इज इक्वल टू nh, बराबर है। इस इक्वेशन को अपन लिखेंगे b और इस इक्वेशन को मैं लिख के छोड़ देता हूं a, और a और b को अगर हम लोग सॉल्व करें तो हमारे पास एक रिलेशन बनता है, r की जगह पे हम लोग क्या लिखेंगे, nh। क्या लिखेंगे, तो फ्रॉम इक्वेशन हम लोग a एंड b के बारे में अगर देखते हैं तो r की जगह पे हम लोग nh लिखेंगे इज इक्वल टू दैट 4 ऑफ h इंटू कॉट ऑफ थीटा। तो यहां से h से h क्या हुआ, कैंसिल हुआ, n उधर जाएगा, कॉट इधर आएगा, दैट इज 1 बाय कॉट ऑफ थीटा इक्वल टू 4 बाय n। सो 1 बाय कॉट थीटा इज व्हाट, दैट इज tan ऑफ थीटा इक्वल टू हमारे पास यहां पे मिलेगा 4 बाय n। सो देयरफॉर थीटा की वैल्यू हम लोग निकाल सकते हैं फॉर उतने कितने टाइम्स हो सकता है उसके अकॉर्डिंग, दैट इज tan इनवर्स ऑफ 4 बाय n। ये बात समझ में आई। तो यहां पे अगर हम लोग लिखेंगे n की वैल्यू, तो यहां पर वैल्यू अभी यहां पे रिलेशन देखना है, r की वैल्यू h के रिस्पेक्ट में कितने टाइम्स है, 4 टाइम्स है। इसका मतलब ये 4, मतलब n की वैल्यू कितनी रही, 4। तो यहां पे अगर मैं 4 डालता हूं तो 4 बाय 4 इज हाउ मच, 1। तो कॉस कौन सी वैल्यू आपकी 1 दिखाई देती है, 45 डिग्री, और यही वैल्यू हमारी यहां पे दिखाई दे रही है कि 45 अगर हम लोग पुट करेंगे तो r max की वैल्यू 4 टाइम्स ऑफ क्या बनेगा, h max बनेगा। यहां पे समझ में आया। तो इसका मतलब यह है कि याद रखना है कोई भी एंगल की लिखा कितना टाइम्स में होता है। तो अभी देखो यहां पे 3 टाइम्स होगा, 2.5 टाइम्स होगा, उसके अकॉर्डिंग हम लोग इसकी थीटा की वैल्यू निकाल सकते हैं, और ये रिलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। आई बात समझ में, ठीक है। उसके बाद एंगल की अगर बात करेंगे, तो यहां पे हम लोग केसेस अलग अलग देख सकते हैं, लेकिन उसको अपन ज्यादा स्ट्रेस नहीं करेंगे। आई बात समझ में। उसके बाद एक कंसेप्ट आता है कौन सा वाला, दैट इज एडिशन ऑफ हाइट्स। तो अगर मैं ऐसे लिखता हूं, और एक केस हम लोग देखेंगे दैट इज एडिशन ऑफ हाइट्स, मतलब फॉर ए पर्टिकुलर या फिर फॉर ए वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन, दैट वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन u, इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, u है, the maximum height h1 and h2, the maximum heights h1 and h2 for a same range of a projectile। क्या बोला मैंने, फॉर ए वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन u विद द मैक्सिमम हाइट्स, कितनी मैक्सिमम हाइट हो रही है, h1 एंड h2 फॉर ए सेम रेंज, कितना रेंज अचीव होना चाहिए, सेम रेंज ऑफ ए प्रोजेक्टाइल्स, मतलब दो अलग अलग प्रोजेक्टाइल्स हो रहे हैं, उन दोनों के प्रोजेक्टाइल में
अलग अलग हाइट मिल रही है। जैसे मैंने स्टार्टिंग में बोला कि यहाँ पे h मिलेगा, यहाँ पे h डैश मिलेगा। सिमिलरली मैंने यहाँ पे नाम लिखा है h1 और लिखा है h2। इसका मतलब h1 के समय अगर आपका एंगल थीटा हो तो h2 के समय आपका एंगल कितना बनेगा, 90 माइनस थीटा बनेगा। तो इसका मतलब ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल को क्या करता है, रिप्रेजेंट करेगा कौन, h2 रिप्रेजेंट करता है, बराबर है। तो यहां पे ध्यान देना, अगर हम लोग यहाँ पे h1 प्लस h2 अगर ये एडिशन करें तो दैट एडिशन will not depends on the angle of projection। ये आपके एंगल ऑफ प्रोजेक्शन पे डिपेंड नहीं करेगा कौन, इसका एडिशन। देखिए किस तरह से, अगर मैं h1 की वैल्यू लिखूं तो h1 की वैल्यू कितनी बनेगी, फटाफट बोलते चलिए। हमारे हाइट का क्या बनता है, दैट u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय g। सिमिलरली मैं h2 की वैल्यू अगर लिखूं, सॉरी ट्वाइस g, h2 की वैल्यू अगर लिखते हैं हम लोग तो यहां पे लिखेंगे u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा के जगह पे हम लोग लिखेंगे 90 माइनस थीटा बाय ट्वाइस g। एम आई राइट। तो अगर मैं यहां पे लिखता हूं, अगर इसको मैं सॉल्व करता हूं तो h2 की वैल्यू बनेगी u स्क्वायर साइन स्क्वायर 90 माइनस थीटा, ये बनेगा साइन 90 माइनस थीटा इज कॉस थीटा। सो अल्टीमेटली इसको मैं ऐसा लिख सकता हूं कॉस स्क्वायर ऑफ थीटा बाय ट्वाइस g। और मैं अगर इन दोनों को एडिशन करता हूं इन दोनों में तो दैट इज h1 प्लस h2 की वैल्यू बनेगी u स्क्वायर बाय ट्वाइस g। दोनों में से कॉमन निकलेगा, ब्रैकेट में बचेगा दैट साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, और ये एडिशन बनता है हमारा 1, जिसके वजह से हम लोग h1 प्लस h2 का एडिशन हम लोग बोल सकते हैं कि ये बनेगा u स्क्वायर बाय ट्वाइस g। इसके ऊपर डायरेक्ट क्वेश्चन बनते हैं, याद रखना है। इसका मतलब ये कि अगर मैं इसे दो क्वेश्चंस बना सकता हूं कि दोनों के हाइट्स का मतलब फॉर ए पर्टिकुलर रेंज, सेम रेंज के लिए अगर दोनों कॉम्प्लीमेंट्री एंगल से ही वो क्या करेंगे हम लोग प्रोजेक्ट करेंगे, तो ऑब्वियस सी बात है दोनों में हाइट्स अलग अलग होंगे। तो दोनों के हाइट्स का अगर एडिशन करते हैं तो उसका फार्मूला हमारे पास बनता है दैट इज u स्क्वायर बाय ट्वाइस g, जो ऑप्शन में हो सकता है डायरेक्ट फॉर्म में, या फिर हम लोग उसके थ्योरेटिकल क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि दोनों का हाइट मिला है तो क्या वो एंगल पे डिपेंड करेगा, नहीं करेगा, वगैरह वगैरह। तो इसका मतलब डायरेक्ट क्वेश्चन बनेगा इस कंसेप्ट के ऊपर। अगर ये कंसेप्ट आपको पहले से ही पता है तो आप डायरेक्टली चूज करोगे, आपका टाइम क्या होगा, कंजम्पशन कम होगा पेपर सॉल्व करते समय। आई बात समझ में। अब इसके ऊपर हम लोग जब क्या करेंगे, क्वेश्चन देखेंगे, और इसके अलावा ज्यादा से ज्यादा कुछ नहीं पूछ सकता है। बस यहां पे एक कंसेप्ट ऐड हो सकता है, कौन सा, दैट इज एयर रेजिस्टेंस। कौन सा ऐड हो सकता है, एयर रेजिस्टेंस। अब देखो पूरा जो कंसेप्ट आपका चल रहा है ये विदाउट एनी एयर रेजिस्टेंस पे चल रहा है। यदि आपका एयर रेजिस्टेंस यहां पे ऐड हो जाए तो बहुत सारी चीजें वहां पे बदलेगी, फॉर्मुलेशंस अलग बनेंगे, और इसके ऊपर के क्वेश्चंस हम लोग एट द एंड ऑफ दिस चैप्टर में देखेंगे। फिलहाल तो हम लोग इतना ही देखेंगे कि जो जो चीजें मैंने आपको बताया इसको सम अप करके अपने दिमाग में रखिए और इसको नोट डाउन करिएगा, ठीक है। अब देखेंगे हम लोग कुछ क्वेश्चंस, ठीक है। हाँ, सो जो हम लोगों ने कंसेप्ट देखा उसके ऊपर डायरेक्ट कैसे किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। उसमें रहा फर्स्ट क्वेश्चन जो नीट 2013 में पूछा गया है, द वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन एट द इनिशियल पॉइंट ए इज ट्वाइस आई कैप प्लस 3j कैप मीटर पर सेकंड, इट्स वेलोसिटी इन मीटर पर सेकंड एट पॉइंट बी। तो आप देख सकते हो इस क्वेश्चन में कि यहाँ पे ये हमारा प्रोजेक्शन है, ये पॉइंट हमारा ए है, प्रोजेक्शन होके पार्टिकल हमारा बी पोजिशन पे पहुंचेगा, तो यहाँ पे ये रहेगा रिजल्टेंट वेलोसिटी का डायरेक्शन, और ये रहेगा आपका वेलोसिटी, और ये कौन सी होगी हमारी ux होगी, और ये क्या बनेगा uy बनेगा। सिमिलरली एट द टाइम ऑफ प्रोजेक्शन ये हमारा एंगल क्या था, थीटा, ये था u, ये क्या था हमारा ux, और ये क्या था हमारा uy। अगर ध्यान से देखते हो तो ux हमारा चेंज नहीं हो रहा है, सिर्फ uy ऊपर था, ये uy नीचे हुआ। तो मैंने स्टार्टिंग में बोला था कि आपके क्या बनेंगे, डायरेक्शन चेंज हो गए। तो नीचे में से देखो जो आपको दिख रहा है कौन सा, दैट इज ट्वाइस आई कैप प्लस 3j कैप। इसमें j कैप का कंपोनेंट सिर्फ क्या बनेगा, उल्टा, मतलब ये बनेगा माइनस। और जो आपको दिख रहा है कहां पे, ऑप्शन नंबर ए में। क्लियर हो गया कंसेप्ट? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, अ बुलेट फायर्ड एट एन एंगल हाउ मच 30 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल हिट्स द ग्राउंड 3 किलोमीटर अवे। यहां से हम लोग क्या कर रहे हैं, इसको बुलेट से फायर कर रहे हैं जो कितने किलोमीटर है, 3 किलोमीटर अवे है। बात समझ में आ रही है? एट एंगल, कितने एंगल से, दैट इज 30 डिग्री से हम लोग बुलेट को फायर किए। इसकी इनिशियल वेलोसिटी कुछ दी नहीं हुई है, मान के चलो इसका u रखेंगे। बाय एडजस्ट इट्स एंगल, अब हम लोगों ने क्या किया, एंगल को थोड़ा सा एडजस्ट किया, हो सकता है एंगल कितना हो, थीटा हो। By adjusting its angle of projection, can one hope to hit a target 5 किलोमीटर अवे। क्या हम लोग सोच सकते हैं कि 5 किलोमीटर अवे जो है इस टारगेट को हम लोग हिट कर सकते हैं by adjusting the angle। ओके, assume that the muzzle speed of the fixed and neglecting air resistance। इसका मतलब हमारा इनिशियल स्पीड पहले तो u था, तो अभी भी कितना होगा, u होगा। अब हम लोग ये दिमाग में लगाएंगे कि इसके दो मेथड से, मैं आपको एक सिंपल मेथड में इसके ट्रिक के हिसाब से बता देता हूं, ठीक है, कैसे सॉल्व करना है। तो क्वेश्चन में पूछा गया है, बस एंगल को एडजस्ट करेंगे, और एंगल को एडजस्ट करने के बाद थीटा की 5 किलोमीटर में जो ऑब्जेक्ट आपका रखा है वो क्या हिट कर सकता है। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज, सबसे बड़ा जो रेंज होता है, यहाँ पे रेंज की वैल्यू कितनी दी हुई है,
5 किलोमीटर। अगर मान के चलो कि सबसे बड़ा रेंज इस पर्टिकुलर वेलोसिटी से अगर जाता है और उसकी वैल्यू 5 से ज्यादा आता है या 5 भी आता है 5 किलोमीटर, इसका मतलब हमारा टारगेट इजी सी बात है कि थीटा को एडजस्ट करके हम लोग हिट कर सकेंगे। तो मुझे बताइए सबसे बड़ा रेंज कब एक्वायर होगा, जब थीटा की वैल्यू कितनी हो 45 डिग्री। और ये ट्रिक के हिसाब से चल रहा हूं मैं, इसका अलग भी मेथड है, हम लोग चल सकते हैं। तो हम लोग अगर थीटा की वैल्यू 45 डिग्री रख के चलेंगे तो हिट होगा, लेकिन वी डोंट हैव द वैल्यू ऑफ यू। सो वी हैव द वैल्यू ऑफ 45 डिग्री, वी हैव द वैल्यू ऑफ आर। हमारे पास यू नहीं है, हम लोग यू निकाल सकते हैं। ठीक है, मान के चलो मैं आर की वैल्यू यू निकाल के यहां से अपन निकाल भी सकते वैसे। ठीक है, तो यहां से हम लोग यू निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, तो बोलो आर का फॉर्मूला कितना होगा, आर इज इक्वल टू बोलो यू स्क्वायर साइन टू थीटा बाय जी। इस तरह से हम लोग फॉर्मूला लिखे। इसमें हम लोग बोल सकते हैं आर की वैल्यू कितनी है 3 किलोमीटर, मतलब कितना होगा 3000 मीटर। मीटर के हिसाब से होगा 3000 मीटर। और यहां पे ये मिल रहा है हमको दैट इज यू स्क्वायर, और ये जी अगर उधर जाता है दैट जी इज हाउ मच 10 इक्वल्स टू हम लोग यहां पे लिखेंगे यू स्क्वायर इंटू साइन टू थीटा साइन 60 डिग्री दैट इज √3/2 बराबर है। तो इसके अकॉर्डिंग हमारे पास यू स्क्वायर की वैल्यू मिल रही है, ये वहां पे गया दैट इज ये बनेगा आपका कितना 3000 और ये 0 मल्टीप्लाइड बाय 2 डिवाइडेड बाय √3। ये बात समझ में आई यहां तक। ठीक है, ये हमारी क्या मिली यू स्क्वायर की वैल्यू मिली। सिमिलरली यहां पे हम लोग देखेंगे यू स्क्वायर की वैल्यू पुटअप करके देखेंगे क्या बनता है। तो मैं यहां पे लिखता हूं दैट न्यू आर। ठीक है, ये आर की वैल्यू कितने रखेंगे हम लोग, तो फॉर्मूला फिर से लिखेंगे आर इज इक्वल टू हाउ मच दैट इज यू स्क्वायर साइन टू थीटा बाय जी। ठीक है, तो इसके समय हम लोग आर की वैल्यू रख के देखेंगे। आर की वैल्यू कितने रखेंगे 5000 बराबर है। जी की वैल्यू उधर लेके गए हम लोग, कितना बना दैट इज 10 डिवाइडेड बाय यू स्क्वायर। क्या बनेगा ये यू स्क्वायर इज इक्वल टू साइन टू थीटा। सो अल्टीमेटली यहां पे यू स्क्वायर की वैल्यू अगर हम लोग पुट करते हैं तो 5000 मल्टीप्लाइड बाय 10 डिवाइडेड बाय यू स्क्वायर की वैल्यू यहां से हम लोग रखेंगे तो कितना आएगा यू स्क्वायर दैट इज 3000 मल्टीप्लाइड बाय 2 डिवाइड बाय √3। सो √3 ऊपर जाएगा और क्या बचा अपना, सॉरी 30,000 है अपना। ठीक है, 30,000 नहीं लिखते, मैं 3000 लिखता हूं, मल्टीप्लाइड बाय 10 लिखूंगा बराबर है। √3 ऊपर जाएगा, यहां से √3 निकला, यहां पे √3 पहुंचेगा बराबर है। डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में पहुंचा, 10 गेट कैंसल। उसमें से आपका ये 0 0 0 0 0 कैंसल हो जाएगा। 5 मल्टीप्लाइड बाय √3, √3 की वैल्यू बनती है 1.73। तो 1.73 मल्टीप्लाइड बाय 5 इज हाउ मच, हाँ कैंसिल हुआ, कितना बचा बेटा बोलो 5 इंटू √3 डिवाइड बाय 3 इंटू 2। ओके, सो ये बनेगा आपका √3 की वैल्यू कितनी बनी 5 इंटू दैट इज 1.73 डिवाइड बाय 6। तो अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूं 5 इंटू 1.73 कितना बनेगा 8.65 डिवाइडेड बाय 6 अगर हम लोग करते तो लगभग 1 पॉइंट समथिंग आपका कुछ वैल्यू आएगा 1.44 के लगभग। इसका मतलब ये कि इधर जो बचा है वो वाली वैल्यू कौन सी है साइन टू थीटा बराबर है। तो साइन टू थीटा की वैल्यू ये अगर 1 से बड़ी हो जाए इसका मतलब ये होता है कि ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि साइन की वैल्यू सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी होती है 1। मतलब ये पॉसिबल ही नहीं है कि आप लोग एंगल ये वाली वेलोसिटी जो स्टार्टिंग में रखी है उस वेलोसिटी से 5 किलोमीटर का टारगेट आप हिट कर पाओगे। तो 45 डिग्री भी एंगल आप रखते हो तो भी आरमैक्स ये आपका 5 किलोमीटर नहीं हो सकता। ये बात समझ में आई। तो ये है आपका आंसर। तो इसका मतलब ये कि ऑप्शन में नहीं है ऑप्शन, तो ये डायरेक्टली आपका थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन है। आई बात समझ में, ठीक है। चलो आगे। द सीलिंग ऑफ लॉन्ग हॉल इज 25 मीटर हाई। एक सीलिंग है जिसमें आपका हॉल दिया है जिसकी हाइट लगभग कितनी है 25 मीटर के आसपास में होगी। ठीक है, सीलिंग जिसकी हॉल हाइट दी है। व्हाट इज द मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, आपका हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कितना होना चाहिए विद द स्पीड ऑफ 40 मीटर पर सेकेंड कैन गो विदाउट हीटिंग द सीलिंग ऑफ बॉल। मतलब इसको बिना हीट किए हुए हमारा कितना ज्यादा से ज्यादा हॉरिजॉन्टल रेंज कवर होगा। मतलब यहां से जब आप प्रोजेक्ट करोगे तो ऑब्जेक्ट कितना हाइट लेके जाएगा, ज्यादा से ज्यादा कितना हम लोग, तो ये जितना ज्यादा होगा उसके अकॉर्डिंग हमारा रेंज ज्यादा होगा बराबर है। तो हम लोग ऐसे मान के चले कि ये 25 मीटर है और हमारी स्पीड इस तरह से हम लोगों ने रखी तो ये इसको टच करते हुए इस तरह से जा रहा है। इसका मतलब इसकी एचमैक्स की वैल्यू कितनी रहेगी 25 मीटर। हाँ, सो विदाउट हीटिंग का मीनिंग ये है कि उसको टच करते हुए जा रहा है। अब विदाउट हीटिंग मतलब आप ऐसे भी भेज सकते हो, आप ऐसे भी भेज सकते हो और आप ऐसे भी भेज सकते हो। बस हालांकि अब देखो यहां पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज यह है कि आपको टच करते हुए जाएगा।
हिट कर रहा है क्या? वो नहीं कर रहा, तो बिल्कुल ऐसे जाएगा, यहां से टच करते हुए निकलेगा। और आपकी हाइट जो दी है 25 मीटर, तो आपका रेंज कितना होता है उसके अकॉर्डिंग हमको निकालना है कि आर की वैल्यू लगभग कितनी होती है। और ऑप्शन में दिया हुआ रहता है कि मान के चलो इसमें ऑप्शन में मैं देके रखता, दैट इज 110 मीटर, ऑप्शन बी 90 मीटर, ऑप्शन सी हम लोग लेंगे 150 मीटर, ऑप्शन डी हम लोग लेंगे 220 मीटर। ठीक है, तो इसको अपन सॉल्व करना पड़ेगा। तो कैसे सॉल्व करेंगे? ठीक है, तो अब मुझे बताइए आर की वैल्यू अगर हमको निकालनी है, तो आर की वैल्यू, आर का फॉर्मुलेशन क्या होता है? बोलो, आर इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन टू थीटा बाय जी, ये होता है हमको फार्मूला। अब यहां पे वेलोसिटी दी है क्या? बिल्कुल हाँ दी है। कितनी है बेटा? बोलो 40 मीटर पर सेकंड दी है। और यहां पे दी है हमारे पास एच की वैल्यू। ठीक है, और आर अगर निकालना हो तो हमारे पास आर की वैल्यू तो नहीं है, आर की वैल्यू निकालनी है, जी की वैल्यू हमको पता होती है, यू की वैल्यू भी पता है, हमारे पास थीटा नहीं है। सो व्हाट वी हैव टू फाइंड आउट? फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू फाइंड आउट थीटा। सो बाय यूजिंग द फार्मूला ऑफ एच, तो हमारे पास यही मेथड है कि हम लोग एच कितना कम से कम रखेंगे 25 मीटर। एच कितना रखेंगे? 25 मेथड। तो मैं इसलिए मैंने बोला था कि आपका यहां से टच करते हुए जाएगा, तो इसका एच मैक्स की वैल्यू बनेगी कितनी? 25 मीटर। तो एच मैक्स का फार्मूला बनता है कौन सा? दैट इज यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय ट्वाइस जी। उसके अकॉर्डिंग हम लोग एच मैक्स इज 25 इक्वल्स टू यू की वैल्यू बनी कितनी? तो ये बना 40 स्क्वायर में, ये बनेगा 40 स्क्वायर मतलब कितना? 1600, दैट इज साइन स्क्वायर ऑफ थीटा बाय ट्वाइस जी, मतलब ये बनेगा 2 into 10। तो ये बना आपका 20, ये बनेगा 20 उधर जाएगा, कितना बनेगा? 50, दैट इज 500 1600 इंटू साइन स्क्वायर ऑफ थीटा। सो उसके अकॉर्डिंग हम लोग 0 से 0 कैंसिल किए, तो साइन स्क्वायर ऑफ थीटा की वैल्यू बनी 5/16। तो उसके अकॉर्डिंग कितना बनेगा वैल्यू? 5/16 अगर हम लोग करते हैं, सो देयरफॉर साइन स्क्वायर ऑफ थीटा की वैल्यू अगर आप कैलकुलेट करते हो तो कितना आ रहा है? 0.31 समथिंग कुछ वैल्यू आ रही है। तो हमको अगर करना है दैट इज साइन ऑफ थीटा, तो ये आपका अंडर रूट में चला जाएगा 0.31 समथिंग। तो लगभग साइन थीटा की वैल्यू अगर रूट 0.31 करते हो तो एक लगभग वैल्यू आपके पास आनी चाहिए। इसका मेथड मैंने बताया आपको, सॉल्व करने का मेथड। तो रूट 0.31 बताइए कैलकुलेट करके कितना आ रहा है? हाँ, तो लगभग ये नियरली इक्वल टू 0.5 के आसपास ये वैल्यू निकलती है, लगभग मान के चलो। ठीक है, 0.54 समथिंग वैल्यू मिलती है। मैं 0.5 लेके चलता हूं। 0.5 मतलब होता है कितना? 1/2, मतलब ये आपको वैल्यू मिलती है 1/2 मतलब कितना? लगभग 30 डिग्री के आसपास। तो अगर 30 डिग्री के आसपास मिलेगा तो कॉस थीटा की वैल्यू भी आपको निकाल सकते हो। ये लगभग कितना मिलता है? √3/2 बराबर है, मतलब मिलता है 0.8 के आसपास। √3/2 करोगे तो 0.8 के आसपास मिलता है। ये दोनों भी वैल्यूज हमने एक रफली निकाल के रख दिया है क्योंकि हमारे पास ऑप्शन ऑलरेडी अवेलेबल है। तो इसके अकॉर्डिंग मैं यहां पे लिखता हूं यू स्क्वायर इज व्हाट? दैट इज 40 into 40 इंटू साइन टू थीटा को हम लोग 2 into साइन थीटा इंटू कॉस थीटा भी लिख सकते हैं, डिवाइडेड बाय जी, मतलब होता है 10, बराबर है। तो उसके हिसाब से हम लोगों ने ये वैल्यू जो है यहाँ पे हम लोगों ने पुट किया, दैट इज 40 into 40। ये 0 से 0 कैंसिल कर दो तो हमारे पास बचता है कौन सा? 40 into 4 into 2 into साइन थीटा, जो तो भी थीटा आपने ऐड किया था वो कितना आ रहा है? 0.5 into 0.8। बात समझ में आई? तो इसको अगर हम लोग कैलकुलेट करें तो कैलकुलेट करने के बाद इसका 0 हम लोग ये बनेगा 0.5 मल्टीप्लाइड बाय 4, ये बनेगा 2 into 2 इज 4, 4 4 जा 16 ये बचेगा। यहां का एक 0 इसको दे दिया हम लोगों ने, तो ये बनेगा 8, तो ये बनेगा 8। तो 16 8 जा करिए कितना बन रहा है? लगभग 128 आ रहा है। तो 128 मतलब लगभग ये आपके 130 के ऊपर जाता है, बराबर है। मतलब अगर ये मैंने ऑप्शन तो रफली दिया है, मान के चलो इसको अपन 100 लेके चले तो आपका 150 के आसपास आंसर आना चाहिए। तो ऑप्शन भी उसी के हिसाब से डिजाइन किए जाएंगे कि आप लोग इजीली उसको क्या कर पाए? निकाल पाए। तो ये मैंने रफ फिगर्स लेके सॉल्व किया है, तो आपको भी इसी तरह से सॉल्व करना है पूरा। अगर आप परफेक्ट वैल्यू लेके अगर सॉल्व करने जाओगे तो उसका आंसर नहीं निकलेगा, मतलब बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूम हो सकता है। तो हम लोग रफली करके निकाले तो उसका आंसर कितना आ रहा है? लगभग 150 मीटर, क्योंकि यहां पे जो नंबर्स आपको मिले उसको भी अपन ने रफली लिया था, ये भी नंबर्स उसको अपन ने क्या किया? राउंड फिगर करके निकाला है। बात समझ में आई? इस तरह से हम लोग आंसर्स निकाल सकते हैं। क्लियर हो गया कंसेप्ट? हाँ। A stone is projected with velocity u at an angle theta with a horizontal reaches maximum height h1। एक ऑब्जेक्ट को हम लोगों ने प्रोजेक्ट किया और ये ऑब्जेक्ट हमारा थीटा एंगल से गया और कितना हाइट उसने गेन किया बेटा? बोलो, h हाइट उसने गेन किया है।
H1 उसका नाम दिया है विद द वेलोसिटी u मान के चलिए. When it projected with velocity u at an angle how much 90 minus theta, पाई बाय 2 मतलब क्या होगा 90 माइनस थीटा, मतलब ये होता है कि अभी कॉम्प्लीमेंट्री एंगल से प्रोजेक्ट किया गया है. ठीक है. विद द हॉरिजॉन्टल इट रीचेस हाइट दैट इज h2, तब जाके ये कितने हाइट पे जाएगा h2 हाइट पे जा रहा है. ऑब्वियस सी बात है, तब जाके अगर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल से अगर हम लोग प्रोजेक्ट करते हैं, जैसे कि मान के चलो हम लोगों ने देखा 45 तो सेम एंगल रहा, एक एंगल 30 तो सेकंड एंगल कौन सा हो सकता है, एक एंगल मान के चलो अगर मैं बोलता हूं 60 सेकंड एंगल क्या हो सकता है 30, वही होगा, सेम कांसेप्ट हो गया. एक एंगल में बोलता हूं 20 तो सेकंड एंगल कौन सा होगा 70. तो इस तरह से आपके कॉम्प्लीमेंट्री एंगल से हम लोग प्रोजेक्ट करेंगे, रेंज आपका सेम रहेगा, इसका नाम मैंने दिया h2. तो आपको पूछा गया द रिलेशन बिटवीन द हॉरिजॉन्टल रेंज r ऑफ द प्रोजेक्टाइल h1 एंड h2, मतलब क्या h1 और h2 का रिलेशन देना है r के रिस्पेक्ट में. हम लोगों ने h1 और h2 को ऐड किया था इसके पहले, जिसका रिलेशन आया था u² by twice g. It doesn't depend on the angle of projection. So that was the addition. अब हमको क्या निकालना है, multiplication. So first of all what we have to find out h1. h1 की वैल्यू फार्मूला बोलते चलिए u² sin square theta by twice g, और h2 का वैल्यू बनेगा h2 is equals to u² sin square 90 minus theta by twice g. अगर इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो u² sin square 90 minus theta is what, cos थीटा. तो cos स्क्वायर थीटा जो हम लोगों ने ऑलरेडी सॉल्व किया था दैट इज ट्वाइस जी. ये बना आपका कौन h2. तो h1 और h2 का मल्टीप्लाई अगर हम लोग करेंगे तो ये सारा मल्टीप्लाई करेंगे u² sin स्क्वायर थीटा बाय ट्वाइस जी मल्टीप्लाइड बाय बोलो u² cos स्क्वायर थीटा बाय ट्वाइस जी. उसके अकॉर्डिंग अगर हम लोग चले तो ये बनेगा u² कितना बनेगा u² इंटू साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, ओके, डिवाइडेड बाय ट्वाइस जी. ठीक है. अब r को लाना है, r का फॉर्मूला सॉरी ट्वाइस जी इंटू ट्वाइस जी. अब r को लाना है तो r के अकॉर्डिंग हमारा फॉर्मूला इसमें डेवलप करना पड़ेगा. सो व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर r, दैट इज u² sin 2 थीटा बाय g. तो sin 2 थीटा आने के लिए हमको पता है कि फॉर्मूला बनता है 2 sin थीटा इंटू कॉस थीटा. तो यहां पे स्क्वायर दिया है तो ये पूरे टर्म को हम लोग क्या करेंगे, किसमें लाएंगे, यहां पे हम लोग साइन थीटा इंटू कॉस थीटा को अगर मैं स्क्वायर करता हूं चलेगा. अगर स्क्वायर करेंगे और यहां पे मैं अगर लाता हूं 2 तो ये बना कितना साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा बनेगा यहां से, और 2 का स्क्वायर क्या बनेगा 4. तो अगर मैं यहां पे 4 लिखता हूं तो नीचे भी हमको किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 4 से. तो ये बनेगा आपका 4 इंटू ट्वाइस जी इंटू ट्वाइस जी, और ये u² ये आपका बनेगा. फिर से मैं यहां पे सेपरेटली u² लिख लेता हूं, चलेगा, कोई दिक्कत. ओके. u² हम लोग अंदर भी डाल सकते हैं, तो हम लोग अंदर डालेंगे एक u² को, तो ये बनेगा u ओनली, और यहां पे बनेगा u², चलेगा. ओके. या फिर सेपरेट रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है, यहां पे मैं u² लिख लेता हूं. तो क्या बनेगा u² इंटू u², 2 sin थीटा इंटू कॉस थीटा का स्क्वायर कितना बनेगा, दैट इज sin 2 थीटा का होल स्क्वायर. क्या बनेगा sin 2 थीटा का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 दैट इज 4 2 8, और ये 2 दैट इज 16 इंटू g². अब देखो हमारे पास r का फॉर्मूला बेटा, r इज व्हाट, दैट इज r इज इक्वल टू बनेगा u² sin 2 थीटा बाय g. तो ये g² दिख रहा है तो इसको हम लोग अंदर लेके जाएंगे, तो हम लोग u² बाय 16 इन ब्रैकेट u स्क्वायर लिखेंगे, पूरा u अंदर जाएगा, दोनों भी u अंदर जाएंगे. ठीक है. तो ये 1/16 बनेगा. u² लिखेंगे तो एक का स्क्वायर ऊपर जाएगा, ये बनेगा sin 2 थीटा, और यहां पे मैं लिखता हूं g, और ये रहेगा स्क्वायर. अब देखो सॉल्व करने के बाद u² का स्क्वायर बनेगा u², तो यहां पे हम लोग डायरेक्टली लिख सकते हैं u² इंटू u² इज u टू द पावर 4. तो u² उसका पावर 2 क्या बनेगा u टू द पावर 4. sin 2 थीटा का स्क्वायर ये रहा, और g ऑलरेडी था g², तो g अंदर लिखा, उसका स्क्वायर मतलब g², बराबर है. और ये बनेगा 1/16, और u² sin 2 थीटा बाय g का स्क्वायर मतलब बनेगा ये r². ये बना समझ में आया. और इधर बनेगा ये आपका h1 इंटू h2, 16 उधर जाएगा तो r² की वैल्यू बनेगी 16 इंटू h1 h2. सो जनरली हम लोग r की वैल्यू लिखेंगे अंडर रूट ऑफ h1 h2, और अंडर रूट ऑफ 16 बाहर निकला, ये बनेगा 4. ये रिलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, डायरेक्टली आप इसको याद रख सकते हो. इसी के ऊपर आपका आगे का क्वेश्चन निर्भर करता है, देख लीजिएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिख रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन JEE मेंस 2019 में पूछा गया है 12 अप्रैल में, बराबर है. सेम क्वेश्चन है. 2 particles are projected from the same point with the same speed u such that they have the same range r but different maximum height that h1 and h2. Which of the following is correct? तो डायरेक्टली आप अगर यहां पे देखते हो
कोई भी रूट में नहीं दिया है, इसका अगर स्क्वायर करते हो r स्क्वायर इज इक्वल टू 16 h1 h2 लिख सकते हो, हालांकि इस क्वेश्चन में सिर्फ स्मॉल h के हिसाब से रिप्रेजेंट किया है। तो आपका ऑप्शन कौन सा रहेगा? ऑप्शन सेकंड ऑप्शन रहेगा करेक्ट। आया समझ में? और इसके रिस्पेक्ट में कौन सा आंसर आपका ऑप्शन करेक्ट है? दैट इज ऑप्शन ए। आई बात समझ में? डायरेक्टली क्वेश्चन पूछते हैं, अगर आप इसको याद रखते हो तो आपका डायरेक्ट आंसर बनेगा। ठीक है, उसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन भी देख लीजिएगा। जेडब्ल्यू मेंस 2019 12 अप्रैल को पूछा गया क्वेश्चन है। यहां पे आपके पास डायरेक्टली पूछा गया है, कौन सी चीज देखिएगा, शेल इज फायर्ड फ्रॉम द फिक्स्ड आर्टिलरी गन विथ एन इनिशियल स्पीड यू सच दैट इट हिट्स द टारगेट ऑन द ग्राउंड एट द डिस्टेंस आर फ्रॉम इट। इफ T1 and T2 are the values of time taken by it to hit the target in two possible ways, the product T1 and T2 is how much? So यहां पे समझ के बाद चलिएगा, कौन सी चीज दी हो बेटा? बोलो। आपका ऑब्जेक्ट जो है वो चल रहा है और चलने के बाद वो हिट कर रहा है टारगेट को टू पॉसिबल वेज से। इसका मतलब रेंज दोनों के लिए कैसा होगा? सेम होगा, लेकिन दोनों के लिए हाइट्स अलग होगी, दोनों का प्रोजेक्टाइल अलग होगा। और यहां पे देखिए द टाइम रिक्वायर्ड फॉर द प्रोजेक्टाइल इज डिफरेंट। मैंने पहले ही ऑलरेडी यहां पे लिख के दिया है। आई बात समझ में? अगर लिख के दिया है तो आप लोग इसको सॉल्व कर सकते हो बाय यूजिंग द फार्मूला दैट T1 दैट इज T1 इज इक्वल टू हाउ मच? बोलो, ट्वाइस ऑफ यू साइन थीटा बाय जी, बराबर है। इसके हिसाब से ये बनेगा आपका कौन सा? θ1। और अनदर एंगल आपका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बनेगा, तो T2 इज इक्वल टू साइन ट्वाइस यू साइन थीटा 90 माइनस थीटा बनेगा, ये आपका कॉस ऑफ थीटा बाय जी। अब इसका मल्टीप्लाई करिएगा, आपका आंसर डायरेक्टली निकलेगा, दैट इज T1 इंटू T2, ये दोनों का निकलेगा आंसर। आई बात समझ में? तो जो कंसेप्ट आपने पढ़ा उसको अगर आप अप्लाई करते हो तो डायरेक्टली आपके आंसर्स निकलेंगे। ठीक है, आई होप इसका आंसर आप निकाल के बताओगे कौन सा आंसर आएगा। ठीक है, निकालिए। सो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या देखा हम लोगों ने? प्रोजेक्टाइल कैन हैव सेम रेंज आर फॉर टू एंगल्स ऑफ प्रोजेक्शन इफ T1 and T2 बी द टाइम्स ऑफ फ्लाइट इन टू केसेस, देन प्रोडक्ट ऑफ टू टाइम ऑफ फ्लाइट्स इन प्रोपोर्शन टू। अब देखो यहां पे बेसिकली सेम रेंज मतलब एक एंगल कौन से इसमें किया है? थीटा पे, तो सेकंड एंगल क्या होगा? 90 माइनस थीटा, मतलब इसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होना चाहिए, तभी जाके रेंज कैसा होगा? सेम होगा, बराबर है। तो इसका मतलब ये मान के चलो इस प्रोजेक्टाइल में ये एंगल है हमारा थीटा, ये एंगल क्या रहेगा? 90 माइनस थीटा से। दोनों के लिए कैसा बना? जब हमारा प्रोजेक्टाइल अलग अलग होगा तो दोनों के लिए टाइम भी अलग अलग लगेगा। तो मुझे बताइए टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला मान के चलो T1 का दैट इज ट्वाइस यू साइन थीटा बाय जी, ये बना T1। और सेकंड वाले इसके लिए हम लोग क्या लिख सकते हैं? T2। तो T2 के लिए क्या बनेगा? दैट ट्वाइस यू साइन थीटा की जगह पे क्या आएगा? 90 माइनस थीटा बाय जी। वेरी गुड। तो इसको अगर सॉल्व करेंगे तो दैट ट्वाइस यू साइन थीटा 90 माइनस थीटा इज व्हाट? दैट इज कॉस ऑफ थीटा बनेगा डिवाइडेड बाय जी। तो हमको क्या करना है? इन दोनों का क्या बोलना है? क्या निकालना था? प्रोडक्ट। तो प्रोडक्ट मतलब क्या होगा? T1 T2 इज इक्वल टू ट्वाइस यू साइन थीटा बाय जी इंटू ट्वाइस यू कॉस थीटा बाय जी। कैसे सॉल्व करेंगे इसमें? तो यू स्क्वायर अपन लिखेंगे, ट्वाइस लिखेंगे एक, और ब्रैकेट में लिखेंगे ट्वाइस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बाय जी बचा है। ट्वाइस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, सॉरी जी स्क्वायर बचा है। तो ट्वाइस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा क्या बनेगा? साइन 2 थीटा, बराबर है। तो क्या बना ये? इक्वल्स टू यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाय जी स्क्वायर। कुछ देखे जैसा लग रहा है? और कुछ बचा इसमें? 2 बचा है ना अपना? हाँ, तो यहां पे क्या आएगा? इंटू 2। तो क्या बनेगा ये? व्हाट इज दिस? क्या हुआ? बराबर है। तो ये क्या बना? 2 अपन लिख लेंगे साइड में, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाय जी होना चाहिए किसके लिए? आर के लिए, बराबर है। क्या था फॉर्मूला हमारा? यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाय जी। तो यहां पे अगर मैं जी लिखता हूं नीचे तो यह क्या बनेगा? आर। आर इज व्हाट? तो इसको अपन लिख के चलेंगे, जी लिखेंगे इधर, एक जी इधर लिख लेंगे, एक जी इधर लिखेंगे, और ये पूरा टर्म क्या होता है? आर। दैट इज आर इंटू ट्वाइस, दैट इज ट्वाइस आर बाय जी। तो ये बना आपका T1 इंटू T2। फॉर्मूला भी आपने याद रख सकते हैं इसको। ठीक है, ठीक है, आगे बढ़े चलो। नेक्स्ट क्वेश्चन दिख रहा है AI ऑल इंडिया इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जाम का 2005 का क्वेश्चन दिया है बेटा। यहां पे अ प्रोजेक्टाइल कैन हैव द सेम रेंज। अब देखो यहां पे किस तरह से क्वेश्चन बनते हैं। अगर आपको कंसेप्ट, पे अटेंशन प्लीज, अगर आपके कंसेप्ट बहुत अच्छे से बिल्डअप हो तो डायरेक्ट आप देखो इसका आंसर फटाक से बोलोगे। प्रोजेक्टाइल कैन हैव सेम रेंज आर, इसका मतलब एक प्रोजेक्टाइल किससे हो रहा है? थीटा से, तो अनदर क्या बनेगा? 90 माइनस थीटा। For two angles projectile, if T1 and T2 be the times of flight in the two cases, then the product of two times, that is अभी हम लोगों ने निकाला था थोड़ी देर पहले, that is T1 और T2 का प्रोडक्ट of two times of flight in proportional to,
अब फार्मूला अगर आपको याद हो डायरेक्टली, तो हमने जो डेरिवेशन किया था उसके अकॉर्डिंग ट्वाइस आर बाय जी निकला। इसका मतलब T1 और T2 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर बोल सकते हैं, क्योंकि हमको पता है 2 और जी हमारा क्या है, कांस्टेंट वैल्यू। अल्टीमेटली आपके आर पे ही डिपेंड करेगा T1 और T2 का प्रोडक्ट। ये भी बात याद रखिएगा कि हमारा प्रोडक्ट जो है दैट इज T1 और T2, ये प्रोडक्ट किसके ऊपर डिपेंड नहीं करेगा, एंगल के ऊपर डिपेंड नहीं करेगा। डजंट डिपेंड ऑन द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। ठीक है, ये भी स्टेटमेंट अपने दिमाग में रखिएगा किस तरह से इसके डील किया जाता है। तो आपका ऑप्शन कौन सा है बेटा, 4th नंबर का ऑप्शन आपका रहेगा करेक्ट आंसर। आई बात समझ में? ठीक है, तो डायरेक्ट क्वेश्चन बनेंगे, डायरेक्ट आप इसका आंसर निकाल सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं जाएंगी सॉल्व करते समय। ठीक है, चलो थैंक यू वेरी मच, पे अटेंशन प्लीज। हाँ चलो देखो, अ मैन स्टैंडिंग ऑन ट्रक विच मूव्स विथ ए कांस्टेंट हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन, कितने एक्सेलरेशन से आगे बढ़ रहा है, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, व्हेन स्पीड ऑफ द ट्रक इज 10 मीटर पर सेकेंड। अब देखो यहां पे ऑब्जेक्ट का, व्हीकल का इनिशियल स्पीड दी हुई है कितनी, 10 मीटर पर सेकेंड, और ऑब्जेक्ट हमारा 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के एक्सेलरेशन से आगे बढ़ रहा है। इसका मतलब इनिशियल स्पीड अगर इसकी 10 हो तो आगे हर सेकेंड में उसकी स्पीड बढ़ते जाएगी बाय द रेट ऑफ 10। ओके, देन द मैन थ्रोज ए बॉल विथ वेलोसिटी 5√2 मीटर पर सेकेंड विथ रिस्पेक्ट टू ट्रक। अब ट्रक के ऊपर खड़े होके इन्होंने क्या किया, इस पर्सन ने 5√2 मीटर पर सेकेंड से 45 एंगल बना के ऑब्जेक्ट को ऊपर फेंका गया है। In the direction shown in the diagram, find the displacement of a ball in meter in 1 second observed by the man. अब मैन के रिस्पेक्ट में आपको बॉल का क्या निकालना है, डिस्प्लेसमेंट निकालना है। ठीक है, और ऑप्शंस आपके पास दिए हैं 20 मीटर, 10 मीटर, 5 मीटर। ठीक है, अब हमारा ऑब्जेक्ट, हमारा जो मैन है वो कौन से डायरेक्शन में जा रहा है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। ठीक है, अब ये तो बात है कि ऑब्जेक्ट हमारा ऊपर भी जाएगा नीचे भी आएगा, इस तरह से। तो कौन से रिस्पेक्ट में, मैन के रिस्पेक्ट में हमको डिस्प्लेसमेंट निकालना है। ठीक है, अब ऑब्जेक्ट भी हमारा क्या करेगा, एक्सेलरेट कर सकता है, लेकिन मैन डेफिनेटली क्या कर रहा है, एक्सेलरेट कर रहा है। तो उस ऑब्जेक्ट के ऊपर अगर उसका डिस्प्लेसमेंट निकालना है तो कौन सा, हॉरिजॉन्टल का कंसेप्ट लगेगा या वर्टिकल का लगेगा। ठीक, पहले देखेंगे क्या क्या चीजें होती है। ये जो ऑब्जेक्ट आपको दिख रहा है, इस केस में अगर मैं ध्यान से देखूं तो इस ऑब्जेक्ट के ऊपर ये डायरेक्शन में लग रहा है बेटा कौन सा, 5√2 मीटर पर सेकेंड की स्पीड, बराबर है। अगर हमारा ये जो है व्हीकल आगे बढ़ता है, ये जो व्हीकल है ये आगे बढ़ रहा है, तो उसके पीछे वाले डायरेक्शन में क्या लगेगा, उसका जितने एक्सेलरेशन से ऑब्जेक्ट हमारा इधर है उसके अपोजिट डायरेक्शन में एक्सेलरेशन लेना पड़ेगा। जैसे कि अगर बस जा रही है ऊपर सामने 10 मीटर पर सेकेंड, तो आपको झटका लगेगा पीछे कितना, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसका मतलब यह कि आपका यहां पे कितना बना है, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये बात समझ में आई? ओके सर, कोई दिक्कत नहीं। आगे बताइए, नीचे के डायरेक्शन पे हमारी कौन है, और है कौन है, ऑब्जेक्ट के ऊपर क्या है, ऑब्जेक्ट का मास दिया है, कुछ नहीं दिया है। ठीक है, तो मुझे बताइए यहां पे क्या लगेगा, नीचे के डायरेक्शन पे, उस ऑब्जेक्ट का नीचे के डायरेक्शन पे क्या लगता है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। मान के चलो ये है आपकी कितनी, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो इस ऑब्जेक्ट के इस डायरेक्शन पे उसका ये एक्सेलरेशन और ये एक्सेलरेशन, इसका नेट बनेगा इस डायरेक्शन में। और जो नेट बनेगा कितना बनेगा, ये 10, तो नेट कैसा निकालते हैं हम लोग, उसका मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे, √10 स्क्वायर प्लस 10 स्क्वायर, बराबर है। √10 स्क्वायर प्लस 10 स्क्वायर इस तरह से बनेगा, प्लस ट्वाइस A1 A2 cos ऑफ थीटा, cos थीटा की वैल्यू कितनी, दोनों के बीच का एंगल 90, तो cos 90 0, तो सिर्फ बचता है कितना, A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर दैट इज 10 स्क्वायर। 10 स्क्वायर इज व्हाट, कितना बनेगा, 2 टाइम्स ऑफ 10 स्क्वायर। 10 स्क्वायर बाहर निकला 10 बना, तो बचेगा कितना, दैट इज 10√2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये समझ में आया? ओके, अब देखो ध्यान से देखना है बेटा। अब यहां पे क्या बचा है, आपको निकालना है डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालेंगे, तो डिस्प्लेसमेंट निकालना मतलब क्या निकालना, एस निकालना। क्या निकालना, एस। अब यहां पे एस का फार्मूला हमारे पास है, दैट इज ut प्लस हाफ AT स्क्वायर, बराबर है। अब बताइए कैसे लॉजिक लगाएंगे। अब हमारे पास उस ऑब्जेक्ट के ऊपर कितना एक्सेलरेशन लग रहा है, a, ये पता है कितना है, 10√2। ठीक है, टाइम 1 सेकेंड, t दिया है, u क्या लेंगे, कितने लोगों का 5 आया था स्टार्टिंग में, कितने लोगों का 20 आया था। अच्छा, आंसर आता बेटा इसका 0, क्योंकि आप देखो ये जो लाइन दिख रही है, इस लाइन के अकॉर्डिंग हम लोग चल रहे हैं। ठीक है, लाइन के अकॉर्डिंग चल रहे हैं यहां पे। तो यहां पे ध्यान देना, इस केस में जो इनिशियल वेलोसिटी हम लोग लेंगे किस ऑब्जेक्ट की, दैट 5√2 लेंगे,
बराबर है, क्योंकि हम लोगों ने प्रोजेक्ट किया है तो ये लाइन को पकड़ के चलेंगे जिसके वजह से एस दैट इज डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल विथ रिस्पेक्ट टू दी क्या अपने मैन के इसमें रिस्पेक्ट में, तो यू की वैल्यू बनेगी आपकी 5√2, टी की वैल्यू कितनी बनी 1, और एक्सेलरेशन देखो इस लाइन में दिख रहा है, तो इस लाइन में होगा तो इस लाइन का एक्सेलरेशन कौन से डायरेक्शन कैसा दिख रहा है, अपोजिट, जिसके वजह से हम लोग साइन क्या लेंगे -1/2, और एक्सेलरेशन बनेगा 10√2 इंटू टी स्क्वायर मतलब है 1 स्क्वायर, तो ये आपका बनेगा 5√2, तो दैट इज 5√2 माइनस 5√2 बना आपका कितना 0। आई बात समझ में, तो आंसर बनेगा 0। क्लियर है, ठीक है, चलो आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन, a body is projected with velocity v1 from a point A, at the same time another body is projected vertically upwards with the velocity v2। देखो यहां पे डायग्राम भी दी है बढ़िया अच्छी खासी, ये ऑब्जेक्ट दिया इस तरह से, क्लियर। वेलोसिटी कितनी बेटा v1, एंगल दिया है कितना 30 डिग्री, और यहां से कहीं से यहां पे एक ऑब्जेक्ट यहां से अपने क्या किया प्रोजेक्ट किया विथ वेलोसिटी v2, ये यहां पे है A, यहां पे है B। द पॉइंट बी लाइज वर्टिकली बिलो द हाईएस्ट पॉइंट, मतलब यहां इसका मतलब यह है कि प्रोजेक्टाइल होने के बाद ये जो रहेगा हमारा हाईएस्ट पॉइंट के एग्जैक्टली नीचे हमारा कौन है ऑब्जेक्ट, जो यहां से हम लोग क्या करें प्रोजेक्ट कर रहे हैं। फॉर द बोथ बॉडीज टू कोलाइड v2/v1 क्या निकालना है, v2/v1 निकालना है, तो क्या होगा v2/v1 होगा। अब देखो यहां पे ये ऑब्जेक्ट जो यहां से निकला और ऑब्जेक्ट जो यहां से निकला दोनों जाके क्या हो रहेंगे इस तरह से कोलाइड होंगे, बराबर है। अब इसका मतलब यह कि इस ऑब्जेक्ट को वर्टिकली इतने हाइट पे जाना है, तो इस ऑब्जेक्ट को वर्टिकली यहां तक जाने के लिए जितना टाइम लगेगा उतना ही टाइम इस ऑब्जेक्ट को वर्टिकली जाने के लिए जितना टाइम लगेगा उतना ही इसको लगेगा, बराबर है। तो क्या मैं ऐसे बोलूं कि वर्टिकल कंपोनेंट वेलोसिटी किसकी ऑब्जेक्ट ए की, ये किसके बराबर होगी, इसके वेलोसिटी के वर्टिकल कंपोनेंट के साथ, बराबर है। दोनों की टाइमिंग कैसा होगा, अगर इसको ऊपर वर्टिकली इसको यहां तक जाने के लिए, यहां तक मतलब यहां तक, समझ में आया ना, इसको अगर 2 सेकंड लग रहे तो इसको भी कितना लगेगा 2 ही सेकंड लगेंगे, नहीं समझे। वर्टिकल जितना डिस्टेंस ये कवर करेगा उतना यही तो ये भी तो वही कर रहा है, जिसके वजह से मैं ऐसे बोलूं कि वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी ऑफ ए इक्वल्स टू वेलोसिटी किसका ऑफ बी का। ऑब्वियस सी बात है सिर्फ वर्टिकली जा रहा है, जिसके मतलब वजह से इसका वर्टिकल कंपोनेंट क्या बनेगा, दिस इज v1 साइन ऑफ थीटा, तो क्या बना v1 साइन ऑफ थीटा इक्वल्स टू किसके बराबर v2 के बराबर। तो v1 की वैल्यू बनी v1 इंटू साइन कितना लिखोगे 30 डिग्री, दैट इज 1/2 इक्वल्स टू v2। तो हमको निकालना है v1/v2 इज इक्वल्स टू 2/1। है आपके ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन दिख रहा है बेटा, ए ऑप्शन आपका रहेगा करेक्ट आंसर। दैट इज v2/v1 निकालना है, v2/v1 निकालना है ना, v2/v1 तो उल्टा कर दीजिए, क्या बनेगा v2/v1 इज इक्वल टू 1/2। तो ऑप्शन आपका रहेगा सी आंसर रहेगा करेक्ट, समझा, ठीक है। आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखो यहां पे 2 पार्टिकल्स ए एंड बी आर प्रोजेक्टेड साइमल्टेनियस इन द डायरेक्शन शोन इन फिगर विथ VA इज इक्वल टू 20 मीटर पर सेकेंड। यहां से एक ऑब्जेक्ट प्रोजेक्ट हुआ है जिसका एंगल थीटा दिया नहीं है, यह है बेटा VA जिसकी वैल्यू है 20 मीटर पर सेकेंड, और एक ऑब्जेक्ट यहां से कहीं से हम लोग प्रोजेक्ट करेंगे ऊपर के डायरेक्शन पे जिसकी वैल्यू VB की वैल्यू दी है 10 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। रिस्पेक्टिवली दे कोलाइड इन एयर आफ्टर 1/2 सेकेंड, मतलब ये जाएगा इस तरह से कहीं पे ये और ये जाएगा इस तरह से, दोनों जाके क्या होंगे कोलाइड होंगे इस तरह से, बराबर है। इसका मतलब इसके लिए जितना टाइम लग रहा है उतना ही टाइम इसके लिए लगेगा। पूछा क्या गया है फाइंड 2 चीजें, द एंगल थीटा एंड द डिस्टेंस x। x मतलब कौन सी चीज, ये रही a पोजीशन, ये रहा b पोजीशन, इन दोनों के बीच का ये डिस्टेंस आपको x निकालना है बेटा, दोनों के बीच का डिस्टेंस x निकालना है। कैसे निकाले, अब कैसे निकाले, सबसे पहली चीज हम लोग थीटा निकाल सकते, कैसे, अभी मैंने बोला कि जैसे कि इसका वर्टिकल, देखो कोलाइड होने के लिए ये जितना डिस्टेंस चल रहा है वर्टिकली उतना ही डिस्टेंस हमारा ए भी चलेगा वर्टिकली, जितना टाइम इसको यहां तक पहुंचने के लिए लग रहा है उतना ही टाइम इसको यहां तक पहुंचने के लिए लग रहा है वर्टिकली। तो क्या मैं ऐसे बोलूं कि दैट VA साइन ऑफ थीटा इज इक्वल टू VB, जैसे पहले के क्वेश्चन में लिया। तो अगर मैं VA साइन थीटा लिखता हूं, VA की वैल्यू बेटा कितनी है 20, साइन ऑफ थीटा इज इक्वल टू ये कितना है 10, तो 20 जाएगा, दैट साइन ऑफ थीटा इज इक्वल टू कितना बना 1/2, तो थीटा की वैल्यू कितनी 30 डिग्री। आई बात समझ में,
क्लियर हुआ कंसेप्ट? बहुत बढ़िया, आगे देखो। अब क्या निकालना है? एक्स निकालना। अब देखो एक्स मतलब कौन सा डिस्टेंस है? हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस। अगर मैं पूरा एक्स निकालने जाऊं, दैट इज डिस्प्लेसमेंट ऑफ एस ए प्लस इसका क्या लिखने पड़ेगा? एस बी। अब मुझे बताइए डिस्प्लेसमेंट कितना कर रहा है एस का? ये अगर किया होता तो उसका भी ऐड होता इसमें, बराबर है। लेकिन ये हॉरिजॉन्टली कितना डिस्टेंस कर रहा है? बी 0। और ये कितना कर रहा है? कितना कर रहा है? एस ए। तो एस ए की वैल्यू एक्स के बराबर बनी। अब एस ए ये डिस्टेंस कितने वेलोसिटी से कवर कर रहा है? वी कॉस थीटा। कितना? तो क्या मैं लिखूं? वी ए कॉस ऑफ कितना डिग्री? थीटा इंटू टाइम लिखना पड़ेगा ना, कितना टाइम पे? 1/2। अब वेलोसिटी इंटू टाइम मतलब ही डिस्प्लेसमेंट होगा ना, नहीं समझे? इसलिए तो क्वेश्चन में टाइम दिया है। अगर टाइम नहीं दिया होता तो एक्स निकालना मुमकिन नहीं होता बेटा। आया समझ में? तो वी ए की वैल्यू कितनी है आपके पास? 20 इंटू कॉस कितना? 60 डिग्री, सॉरी 30 डिग्री। कॉस 30 डिग्री इज √3/2 इंटू 1/2। तो आप निकाल सकते हैं 2 2 जा 4, दैट इज कितना बनेगा? 5√3। है क्या अपने पास? नहीं है ऑप्शन, तो ये आपका रहेगा आंसर, ये रहेगा एक्स। ठीक है, इस तरह से। तो अभी जो क्वेश्चन देख रहे हैं, आपको याद होगा मैंने काइनेमेटिक्स में आपको कोलिजन का कंसेप्ट पढ़ाया, याद है? कोलिजन का कंसेप्ट जब पढ़ाया था मैंने आपको एक चीज बोली थी कि ऐसा ही एक कोलिजन हम लोग देखेंगे कब? जब हम लोग प्रोजेक्टाइल पढ़ेंगे। तो ये जो आपका कोलिजन का कंसेप्ट है, इसके पहले वाला क्वेश्चन जो है, ये भी क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन किसमें इंक्लूड हो रहे हैं? कोलिजन के कंसेप्ट में इंक्लूड है। लेकिन कौन सा वाला कोलिजन? 2 ऑब्जेक्ट्स का कोलिजन, बराबर है। अब वहां पे जो कोलिजन हुआ करता था, वहां पे बॉडीज कौन से डायरेक्शन में चल रहे थे? एक्स डायरेक्शन में चल रहे थे, मतलब इन लाइन में चल रहे थे, एक ही एक्सिस पे चल रहे हैं। यहां पे क्या हो रहा है? 2 एक्सिस हो रहे हैं, कौन से? एक्स और वाई। तो याद रखना है क्वेश्चन 2 तरह के हो सकते हैं कोलिजन के। एक कौन सा? 1 डायमेंशनल, एक होगा 2 डायमेंशनल। तो ये क्वेश्चन कौन से रहे कोलिजन के? 2 डायमेंशनल वाले क्वेश्चन है। आई बात समझ में? अब देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है? 2 पार्टिकल्स ए एंड बी आर प्रोजेक्टेड साइमल्टेनियसली फ्रॉम 2 टावर्स ऑफ हाइट 10 मीटर एंड 20 मीटर रिस्पेक्टिवली। Particles A is projected with the initial speed of 10√2 meter per second at an angle 40 degree with horizontal. Find 40 degree with the horizontal. While particle B is projected horizontally with the speed 10 meter per second. If they collide in air, अब यहां पे जाके कहीं पे कोलाइड होंगे हमको थोड़ी पता है, क्योंकि इसका पाथ तो ऐसे होगा, इसका पाथ तो ऐसे होगा, नहीं समझे? इसका भी तो प्रोजेक्टाइल होगा, और ये जो प्रोजेक्टाइल होगा, इस प्रोजेक्टाइल को बोला जाता है हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन। और ये हम लोग अगले कंसेप्ट में देखने वाले, अगले लेक्चर में। अब ये हमारा कौन सा चल रहा है? ये भी कौन सा कर रहा है? हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन। तो यहां पे हम लोग क्या देखते हैं? इन दोनों का क्या होगा? कोलिजन होगा। ठीक है। इफ दे कोलाइड इन एयर, व्हाट इज द डिस्टेंस? डी। तो डिस्टेंस निकालना है बेटा, डी किसका? दोनों के बीच का, या टावर्स के बीच का। ठीक है। अब डिस्टेंस निकालने के लिए सबसे पहले चीज तो हमको यहां पे ये समझना पड़ेगा कि ये कुछ डिस्टेंस चल रहा है, ये भी कुछ डिस्टेंस चल रहा है। तो ये डिस्टेंस देखो, जब कुछ भी निकालना हो उसका फॉर्मुलेशंस पहले बनाएंगे। डिस्टेंस कितना चल रहा है? जितना डिस्टेंस एस ए चल रहा है प्लस डिस्टेंस को चल रहा है एस बी चल रहा है, तो रिलेटिव डिस्टेंस एडिशन करना पड़ेगा, क्योंकि दोनों की डायरेक्शंस अपोजिट है। कुछ ये चलेगा एस ए, कुछ ये चलेगा एस ए। कोलिजन के समय हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट लिखा मैंने, तो जितना डिस्टेंस, जितने टाइम में कोलाइड होगा ए बी के साथ, क्या उतना ही टाइम बी ए के साथ लगेगा? नहीं समझे? अरे भाई, ए जब कोलाइड होगा बी के साथ, मान के चलो 2 सेकंड में कोलाइड हुआ, इसका मतलब बी को भी तो 2 सेकंड लग रहे हैं, बराबर है। तो क्या मैं ऐसे लिखूं कि डिस्प्लेसमेंट इज व्हाट? वेलोसिटी किसका? ए का, कौन सा वाला? हॉरिजॉन्टल में, इनटू टाइम टी प्लस वेलोसिटी किसका? बी का, कहां पे? हॉरिजॉन्टल में, टाइम टी। दोनों के लिए टाइम कैसा लिया मैंने? अब यहां पे वी बी फॉर एक्स, ये तो आपका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट 10 ही लेना पड़ेगा, क्योंकि हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट अंडर द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी कभी भी चेंज नहीं होती, वो इतनी रहेगी, बराबर है। और वी ए एक्स ये आप लोग को पता है कितना है? 10√2 इंटू कॉस 45। बस आपको क्या निकालना है? टाइम। क्या निकालना है? टाइम ऑफ कोलिजन। तो कैसे निकालेंगे टाइम ऑफ कोलिजन? सोचिए, लास्ट क्वेश्चन है, इसको अपन अच्छे से सोच के निकालेंगे। तो टाइम ऑफ कोलिजन कैसे निकालेंगे? नहीं आ रहा? देखो, अब देखो यहां पे ये ऑब्जेक्ट, यहां पे कोई जहां पे कोलाइड हो रहा है, ये भी वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट कर रहा है, ये ऑब्जेक्ट ये भी वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट कर रहा है। हालांकि ये वर्टिकल ऊपर जा रहा है, ये वर्टिकली नीचे आ रहा है, बराबर है।
तो रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट दोनों के बीच में अगर डिफरेंस देखो तो ये बेटा कितना है टोटल 20, ये कितना है 10, दोनों के बीच का वर्टिकल डिस्टेंस कितना है 10, जो हमको पता है। फॉर वर्टिकल केस दोनों के वर्टिकल केस में ऐसे हम लोग बोल सकते हैं कौन सी चीज कि दोनों का एस कौन सा ए का कहां पे वर्टिकल में, वर्टिकल के लिए हम लोग क्या इस्तेमाल करेंगे वाई प्लस एस किसके लिए बी के लिए, कौन से वाई के लिए, ये किसके बराबर होगा 10। अब एस जो है वर्टिकल केस में बताइए फॉर्मूला क्या आंसर रहेगा बोलो, इसमें रहेगा कौन सा एस ए वाई, हाँ ए के लिए बताइए वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, डिस्प्लेसमेंट 10 नहीं होगा बेटा, वर्टिकली जाते समय एस इज इक्वल टू यू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर का इस्तेमाल करना ही पड़ेगा। रीजन बताइए क्यों, क्योंकि ये अभी वर्टिकल मोशन में जाते समय काइनेमेटिक इक्वेशन का इस्तेमाल करना होगा, वाई बिकॉज वहां पे क्या इंक्लूड हो रहा है, जी इंक्लूड हो रहा है। आई बात समझ में, इसके वजह से इसका इनिशियल वेलोसिटी वर्टिकल कंपोनेंट में कितना बनेगा 10, नहीं समझे, अरे भाई ये कितना बनेगा 10√2 साइन ऑफ 45 डिग्री, साइन 45 की वैल्यू कितनी बनेगी 1/√2, तो 10√2 इंटू 1/√2 तो कितना बना 10 बना, तो ये हम लोग यहां पे लिखेंगे ये कितना बनेगा 10 इंटू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वेयर, ये किसके लिए है एस ए के लिए, तो यहां पे लिख लेता हूं 10t माइनस हाफ जी टी स्क्वेयर, ओके, प्लस इसके लिए वर्टिकल कंपोनेंट, इसका इनिशियल कंपोनेंट वर्टिकल वाला को कितना होगा 0, इसकी इनिशियल वेलोसिटी यू वाई कितनी बनेगी 0, तो यहां पे जाते समय यहां तक आने के लिए कितना लगेगा, दैट इज अगर मैं एस बी फॉर वाई लिखता हूं, फॉर्मूला लिखा मैंने यू टी माइनस प्लस लिखना पड़ेगा जी टी स्क्वायर, क्यों प्लस लिखा मैंने, ऑब्जेक्ट हमारा नीचे आ रहा है तो जी कैसा लेना पड़ेगा प्लस, जिसकी वजह से इनिशियल वेलोसिटी यू वाई ये कितना बनेगा 0। ये समझ के चलना है कहां पे कौन सी क्वांटिटी हमको लगानी है, यहां तक समझ में आया। यहां पे 0 ले सकते हो क्या, नहीं ले सकते, रीजन बताइए फटाक से, क्योंकि इसके पास ऑलरेडी इनिशियल वर्टिकल कंपोनेंट की यू वाई है, यहां पे इसके पास है क्या, हम लोगों ने कौन सा प्रोजेक्ट किया हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल में आते समय उसके पास यूआई आ गया खुद से खुद, वो कौन प्रोवाइड कर रहा है, जी प्रोवाइड कर रहा है, जिसके वजह से ये पूरा कंपोनेंट क्या बना 0 बना। अब एस बी फॉर वर्टिकल कंपोनेंट की वैल्यू क्या बनी 1/2 जी टी स्क्वायर, तो यहां पे मैं क्या लिखूंगा 1/2 जी टी स्क्वायर इक्वल टू 10, ये दोनों भी क्या हो गए, तो 10t इक्वल टू क्या बना 10, तो t की वैल्यू क्या बनेगी 1। अब यहां पे हम लोग वैल्यूज पुट अप करेंगे, बोलो VAX x मतलब ये वाला कौन सा 10√2 cos ऑफ 45, cos 45 1/√2, √2 गेट कैंसिल, कितना बना 10, तो क्या बनेगा 10 इंटू टी की वैल्यू बनी 1 प्लस इसकी हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट बोलो 10 ही है, इसमें कॉस वॉस लगेगा क्या, नहीं लगेगा, इंटू टाइम की वैल्यू कितनी है 1, तो 10 इंटू 1 इज 10 प्लस 10 कितना बना 20 मीटर, इतना रहेगा दोनों के बीच का डिस्टेंस। आई बात समझ में, इस तरह से आपको कोलिजन के क्वेश्चंस बनेंगे और आपको सॉल्व करने होते हैं। आई होप ये सारी चीजें आपके कंप्लीट हो गई। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है जिसका नाम है हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन, ये कवर करेंगे, तब तक पढ़ाई करते रहिए, ठीक है।